इमेजिन करो एक दुनिया जहां ज़ोंबीज ने कब्जा कर लिया है और सड़कों पर तबाही मचा रहे हैं, लोगों को जिंदा खा रहे हैं। ये सीन ज्यादातर लोगों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा, लेकिन इस आदमी के लिए ये सब कुछ उतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी पहले से ही एक ज़ोंबी की तरह चल रही थी। हर दिन वही रूटीन, काम, फिर घर जाकर थोड़ा सा सोना और अगले दिन फिर से वही साइकिल। ये सब कुछ शुरू हुआ था 3 साल पहले, जब उसने अपनी ड्रीम जॉब ज्वाइन की। उस वक्त लगा था कि अब लाइफ सेट हो गई है। ऑफिस के लोग फ्रेंडली थे, एनवायरनमेंट पॉजिटिव लग रहा था और पहले ही दिन उसकी मुलाकात हुई एक खूबसूरत लड़की साओरी से। ऐसा लगा जैसे सब कुछ परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहा हो, लेकिन असली दुनिया हमेशा फैंटेसी जैसी नहीं होती। एक दिन एक ऑफिस पार्टी के बाद सब कुछ बदल गया। बाकी एम्प्लॉइज अचानक ही ज़ोंबी जैसे बिहेव करने लगे, बिना इमोशन के, बस काम पे काम। उस दिन के बाद उन्होंने 2 रातें ऑफिस में गुजार दी बिना घर जाए, और उससे भी 2 दिन तक घर जाने की इजाजत नहीं मिली। वही पल था जब उसने समझा ये कंपनी सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। अगली सुबह जब टेंडो उठता है तो उसे अपनी जॉब के लिए कोई एक्साइटमेंट या पैशन महसूस नहीं होता, लेकिन उसने इस फील्ड में यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की है, तो उसे लगता है कि इसे कंप्लीट करना उसका फर्ज है। कंपनी के कुछ अच्छे पॉलिसीज भी हैं, जैसे वेकेशन डेज जो कभी यूज नहीं किए जा सकते, अनपेड ओवरटाइम, अंडरपेड वर्कर्स और एक बॉस जो हमेशा चिल्लाता रहता है, और सबसे बड़ी बात हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिन्हें लेकर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे साल तक टेंडो का हेल्थ खराब होने लगता है। सीवियर स्ट्रेस और फटीग उसकी बॉडी को तोड़ने लगते हैं, लेकिन बॉस उसके वर्कलोड को और भी बढ़ा देता है, जैसे उसकी हालत देख ही नहीं रहा हो। सिर्फ एक चीज है जो टेंडो को जिंदा महसूस करवा रही है, साओरी का ख्याल और ये उम्मीद कि शायद कभी उसके साथ एक चांस मिले। लेकिन हर गुजरता दिन और भी अनबेरेबल हो जाता है। अब तो सीईओ भी साओरी को टारगेट करने लगा है, और ये देखकर टेंडो की लास्ट बिट ऑफ सैनिटी भी चली जाती है। अब उससे समझ नहीं आता कि वो अब तक यहाँ क्यों काम कर रहा है। वो इतना मेंटली ब्रोकन हो चुका है कि एक दिन बिना सोचे समझे ट्रैफिक में चल पड़ता है। शायद कोई कार टकरा जाए और सब खत्म हो जाए, लेकिन उसकी किस्मत में वो भी नहीं लिखा होता। वो दूसरी जॉब भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसे लगता है सब जगह हाल वही होगा, और अगर वो चला गया तो उसके साथी एम्प्लॉइज के लिए और भी बुरा हो जाएगा। तीसरे साल में टेंडो पर इतना प्रेशर आ चुका है कि हालत इतनी खराब हो जाती है, उसने एक बार तो ट्रेन के सामने जाकर अपनी जान देने की भी कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि उसे काम ना जाना पड़े। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी की तरह चल रही थी। अब उसका माइंड सिर्फ एक ही लूप में फंसा हुआ है, काम काम और फिर काम। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट लगने लगा है, जैसे जिंदगी में कोई रंग ही नहीं बचा। अगले दिन सुबह जब उठता है तो सिर्फ काम के ख्याल से उसे मिनी पैनिक अटैक आ जाता है। फिर भी मैकेनिकल तरीके से कपड़े पहनता है, बैग उठाता है और काम के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलता है उसकी नजर पड़ती है मेल बॉक्स पर। एक लेटर पड़ा होता है। तब उसे याद आता है कि उसने अपना पार्किंग पास का पेमेंट नहीं किया है। वो तुरंत बिल्डिंग मैनेजर के रूम की तरफ जाता है, सोचता है कि वहां जाकर एक्सप्लेन कर देगा। दरवाजे पर नॉक करता है, कोई जवाब नहीं, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ होता है। वो धीरे से अंदर जाता है, लेकिन जो सीन सामने होता है वो कुछ और ही होता है। बिल्डिंग मैनेजर जिसका सिर किसी और के पेट के अंदर घुसा हुआ होता है। एक हॉरिफाइंग सीन, और इसी मोमेंट में टेंडो को पहली बार काफी टाइम बाद कोई रंग नजर आता है। शॉक में वो तुरंत रूम से भागता है, बिल्डिंग के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां और भी ज़ॉम्बीज होते हैं। घबराहट में वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागता है, और उस मोमेंट में भी उसके दिमाग में एक ही थॉट होता है, अगर ये चला तो मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगा। लेकिन तभी आसमान से एक प्लेन गिरता हुआ दिखता है, एकदम साइलेंट शॉक। और तब उसे रियलाइजेशन होता है वो सारे बॉसेस, वो सारी अथॉरिटी जिसने उसकी जिंदगी को लिविंग हेल बना दिया था, सब मर चुके हैं। अब उसे काम पे जाने की जरूरत नहीं है, अब उसे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। उसके जिंदगी में फिर से रंग लौट आए हैं। वो एक रूफटॉप पर बैठता है और सोचता है कि अब उसके पास फ्री टाइम है तो वो सब कुछ कर सकता है। फिर वो साओरी के बारे में सोचता है और सोचता है कि क्या वो ठीक है, और वो तैयार होता है उसे कन्फेस करने के लिए, चाहे इससे उसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो सीईओ की साइड चिक थी, वो मोटा बॉस जो भाग भी नहीं सकता पक्का मर चुका होगा। ये सोचकर वो अपनी साइकिल पर सवार होता है ताकि उसके घर का पता लगा सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वो बॉस के जूते वहां पाता है, और वो मोटा ज़ॉम्बी बन चुका होता है। तो वो इसका फायदा उठाकर सीधा बोल देता है, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूं मोटे, और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। अफसोस की बात है कि साओरी भी वहां थी, और वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। आंसुओं से भरी हुई आंखों से वो उसे दिल की बात कन्फेस करता है ताकि अंदर का बोझ हल्का हो सके, और फिर तुरंत खाने से बचने के लिए भाग लेता है। उस रात वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। दुनिया की इस हालत में वो कभी भी मर सकता है, इसलिए उसे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये सोचकर वो एक बकेट लिस्ट बनाता है उन चीजों की जो उसे मरने से पहले करनी है। अगले दिन टेंडो को अपनी नरक जैसी वर्किंग कंडीशंस का एक डरावना सपना आता है, और वो चीखते हुए उठता है। लेकिन उसे राहत मिलती है जब उसे एहसास होता है कि अब उसकी दुनिया काफी बेहतर हो चुकी है, क्योंकि यह एक ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स है और वो इसके लिए तैयार है। एक नए जज्बे के साथ जो अब उसके पास जिंदगी जीने के लिए बचा है, वो आखिरकार अपने कमरे को साफ करता है। पूरे 1 साल बाद फ्रिज से एक बियर निकालता है और उसका स्वाद पूरी तरह महसूस करता है, और ये थी उसकी पहली बियर ऑफ फ्रीडम। उसी वक्त न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है कि शहर में तबाही मची हुई है, हर जगह आग लगी है, और न्यूज रूम भी ओवररन होने के खतरे में है। लेकिन इस सब के बीच एक न्यूज लेडी अभी भी अपने काम पर खड़ी है, डर के बीच रिपोर्ट करती हुई। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलता। ज़ॉम्बीज के अटैक के वजह से वो भी बंद हो जाता है, और उसे पता है ऑब्जेक्टिवली दुनिया बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अभी उसका बस एक ही प्लान है, बियर पीना और आराम करना उन सालों के टॉर्चर के बदले में। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज से एक और बियर लेने जाता है, एक कड़वी
सच्चाई उसका इंतजार कर रही होती है। उसके पास बियर खत्म हो चुकी है और यह आज उसके साथ होने वाली सबसे बुरी चीज है। वो सिर्फ चैन से लेटना चाहता था, लेकिन अब उसे और बियर लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा और यह सफर आसान नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा लेजी दिन सच में हो सकता है अगर उसके पास बियर ही ना हो पीने के लिए? इसीलिए चाहे उसका दिल कितना भी आराम करने का हो, उसे ये करना ही पड़ेगा। जब वो अपने मॉरल डिलेमा में उलझा हुआ है, तभी दूसरे कमरे में एक कपल है जो इस एपोकलिप्स से काफी डरा हुआ है, जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान होता। लड़का लड़की से कहता है, अगर हम एक और दिन यहाँ रुक गए तो शायद कोई हमें बचा लेगा, लेकिन उन्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। लड़का बैल्कनी पर जाकर प्रार्थना करता है कि कोई भी उनकी मदद के लिए आए, और जैसे ही वो यह कहता है, उसकी नजर पड़ती है टेंडो पर, जो एक पाइप से नीचे उतर रहा होता है। लड़का घबरा जाता है और तुरंत कहता है, अंदर आ जाओ जब तक सेफ हो। लेकिन टेंडो बिल्कुल शांत है, कहता है, मैं ठीक हूँ, बस कुछ चीजें लेने सुपरमार्केट जा रहा हूँ। फिर वो कैजुअली अपने आप को उनका नेक्स्ट डोर नेबर इंट्रोड्यूस करता है। लड़का टेंडो के इस नॉनशलांट एटीट्यूड से शॉक्ड होता है। पाइप से लटका हुआ बंदा फुल चिल मोड में। फिर वो अपना नाम बताता है, कोसाका। टेंडो अब थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता है, और क्योंकि वो सुपरमार्केट जा रहा होता है तो कैजुअली पूछता है, कुछ चाहिए? नूडल्स, टॉयलेट पेपर? जब टेंडो अपनी साइकिल से सड़क पर हवा की तरह निकलता है तो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और कुछ ही देर में उसका पीछा करने लगते हैं। उस मोमेंट में उसे एहसास होता है, अगर वो घेर लिया गया तो यहाँ उसका मरना पक्का है। लेकिन आज बियर के बिना रहना उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है, तो ये रिस्क लेना जरूरी है। वो फाइनली एक सुपरमार्केट तक पहुंचता है, जिसके बाहर एक और साइकिल खड़ी होती है और उस पर एक कैमरा भी लगा होता है। लेकिन टेंडो इस सब पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, बियर। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और बियर सॉन्ग गाते हुए शॉपिंग करना शुरू करता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो फ्रिज के पास खड़ी होती है। उस मोमेंट में उसे अपने ही गाए हुए सॉन्ग पर इंस्टेंट क्रिंज फील होता है। वो प्रिटेंड करता है कि कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कुछ भी नहीं कहती। और जब ऑकवर्ड साइलेंस ज्यादा लंबा हो जाता है तो टेंडो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर जाती है। वो डेस्परेट होकर अपना कॉन्टैक्ट इन्फो देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फाइनली लड़की बोलती है, तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी सिर्फ कुछ बियर्स के लिए, और ऐसे वक्त में तुमने पानी तक नहीं उठाया। और वो सोचती है कि ऐसे वक्त में जो लड़का समझदारी ना दिखाए वो सिर्फ एक बोझ है, और सबसे बुरा, उसने दरवाजा प्रॉपर्ली बंद भी नहीं किया। अब ज़ॉम्बीज अंदर आ रहे हैं। टेंडो लड़की को बचाने के लिए उसके सामने आने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे पीछे खींच लेती है, और तभी एक ट्रक दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और ज़ॉम्बीज उससे बस एक जबरदस्त इत्तेफाक से कुचल जाते हैं। टेंडो इस इंस्टेंट मिरेकल से बच जाता है, लेकिन वो इससे कुछ वैल्यूएबल सबक भी सीखता है। रिस्क एनालाइज करने से पहले कुछ मत करो और दरवाजा हमेशा बंद रखो। वो उम्मीद करता है कि वो लड़की से दोबारा कभी मिले, लेकिन अभी टाइम नहीं है इमोशनल कनेक्शंस के लिए। उसके साइकिल ट्रक के नीचे आकर बर्बाद हो चुकी है और अब ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन तभी उसकी नजर एक स्कूटर पर पड़ती है। उसका नया भाग निकलने का जुगाड़ मिल गया है। राइड अपग्रेड हो चुकी है और इस नए मोड में उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, अपोकलिप्स शुरू होने के वक्त रश आवर थी, तो सड़कों पर हजारों छोड़ी गई गाड़ियां होंगी जिनमें शायद अभी भी कीज हो। शायद मुझे इससे भी बेहतर कुछ मिल जाए। और जैसे ही वो यह सोच रहा होता है, उसकी नजर कॉर्नर में पड़ती है और अब उसके पास एक धमाकेदार गाड़ी है। वो फाइनली अपने अपार्टमेंट तक पहुंचता है और कोसाका के फ्लैट पर रुकता है, लेकिन जो वहां उसे मिलता है वो सिर्फ एक खून से लथपथ मंजर होता है। और उस पल उसे लगता है शायद वो कोसाका से दोबारा कभी मिल नहीं पाएगा। उस रात उसके दिमाग में एक बात घूमती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो भी वो पूरी तरह से जीना चाहता है और वो सब कुछ करना चाहता है जो काम के चक्कर में कभी नहीं कर पाया। वो गहरी सोच में डूबता है और लिखता है एक लिस्ट, एक प्लान, सब कुछ जो वो करना चाहता है। अगले दिन हम लड़की को एक पेंट हाउस में देखते हैं। वो अपनी सुबह की रूटीन शुरू करती है, 10 किलोमीटर ट्रेडमिल पर दौड़ती हुई, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को सर्वाइव करने के लिए पूरी तरह सीरियस अप्रोच के साथ। वो ज़ॉम्बीज के मूवमेंट का एनालिसिस करती है, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए उसे नीचे जाना पड़ता है ताकि वो डेटा कलेक्ट कर सके। इसी वजह से वो पहले सुपरमार्केट गई थी, जहां उसकी मुलाकात टेंडो से हुई थी। वो पहले से ही मार्केट में क्रैश हुआ ट्रक और टेंडो का एनालिसिस कर रही है। फिर वो टेंडो के फुटेज देखती है जो उसने रिकॉर्ड किया था और सोचती है कि शायद उसका तरीका भी कुछ कम नहीं। दूसरे सर्वाइवर्स के बीच एक छोटी लड़की अपने पापा की मौत पर रो रही है। क्लब मैनेजर उस लड़की को संभालने की कोशिश करता है और कहता है, तुमने अब तक बहुत अच्छा किया है। लेकिन जब वो बात कर रहा होता है तब उसका एक आदमी आता है और बताते हैं कि ज़ॉम्बीज वापस आ गए हैं। मैनेजर लड़की से कहता है, तुम्हें कुछ करना होगा और मैं वापस आऊंगा। वो लोग बाहर निकलते हैं एक धमाकेदार तरीके से ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए और क्लब में बचे लोगों की रक्षा करने। इस बीच टेंडो अपनी नए मोटरसाइकिल के साथ अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा होता है। वो शिंजुकू डिस्ट्रिक्ट आता है अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो को ढूंढने के लिए। कुछ टाइम पहले टेंडो एक कूल बियर्ड उगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी करने के चक्कर में मार्कर से ड्रॉ करने लगा, जो बिल्कुल वैसा नहीं दिखा जैसा वो चाहता था। फिर उसने बियर्ड हटा दी और शेव कर लिया। वो सोचता है, आज क्या करूं? तभी उसे पता चलता है कि उसका फोन मैसेज रिसीव कर रहा है। वो खुशी से झूम उठता है, मतलब इंटरनेट फिर से चल पड़ा है। पिछले 3 साल से जब से वो काम शुरू किया है, उसके पास अपने पुराने दोस्तों से बात करने का मौका नहीं था। अब वो उनसे कैचअप करना चाहता है। वो अपने सब दोस्तों को मैसेजेस भेजता है और रिप्लाईज का इंतजार करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है इंटरनेट इसलिए चल रहा है क्योंकि नेटवर्क ट्रैफिक बहुत कम है। इसका मतलब है
है उसके ज्यादातर दोस्त अब नहीं रहे। ये सोचकर उसका मन थोड़ा भारी हो जाता है। उसने अपने सारे वो साल दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के बजाय बस ओवर टाइम काम करते गुजारे, जो कितना बेकार था। वो अपने कॉन्टैक्ट्स स्क्रॉल करता है और अपने एक दोस्त केंचो को देखता है। उसे पता है कि केंचो एक फाइटर है, इसलिए उसके लिए यह सोचना भी नामुमकिन है कि वो ऐसे ही मर जाएगा। इस बीच केंचो बस यूं ही मरने वाला था। वो इस कमरे में 3 दिन से फंसा हुआ था, सिर्फ पानी के साथ, और हॉलवे ज़ॉम्बीज से इतना भर गया था कि उसके पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वो इस ज़ॉम्बी औरत के साथ फंसा हुआ था। वो वहां बैठा था, सोच रहा था कि शायद यही उसकी जिंदगी का अंत है। उसकी जिंदगी उसके सामने फ्लैश हो रही थी और उसे टेंडो के साथ कॉलेज के दिन याद आ रहे थे। उस वक्त टेंडो ने एक्चुअली केंचो को कॉल किया था और वो कॉल देखकर केंचो बहुत शॉक्ड हुआ। टेंडो ने उसकी लोकेशन पूछी और केंचो बताता है कि वो शिंजूकू में है, लेकिन टेंडो के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल था, बिना ज़ॉम्बीज के चक्कर में खाए जाए। फिर भी यह बात उसे रोक नहीं पाई, इसलिए टेंडो शिंजूकू की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे याद आता है कि वो केंचो से ड्रिंक्स पर मिलता था, लेकिन असल में केंचो एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर था, अच्छी सैलरी, बॉसेस का प्रेज और एक सच्ची लव लाइफ के साथ। केंचो ने एक बार टेंडो से कहा था कि शायद उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उस वक्त टेंडो इतने गहरे रैबिट होल में था कि उसे यह बात समझ नहीं आई और वो उस पर गुस्सा हो गया। उनकी छोटी सी हैंग आउट जल्दी खत्म हो गई। टेंडो कभी माफी नहीं मांग पाया और अब वो तैयार है ये करने के लिए। इस बीच पहले वाले मैनेजर को अपने फाइनल मोमेंट्स का सामना करना पड़ा था। जब ज़ॉम्बीज धीरे धीरे उसके पास आते, वो मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन एक दरवाजे से आने वाला कार का हॉर्न उसके लिए काफी था। ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो बच गया। ये हॉर्न आवाज उन ज़ॉम्बीज को भी अट्रैक्ट करती है जो केंचो को उसके कमरे में पकड़ कर रखे थे, इसलिए केंचो फाइनली अपने बंधन तोड़कर आगे बढ़ पाता है। जब वो देखता है कि ज़ॉम्बीज थोड़ी दूर चले गए हैं, तभी टेंडो आकर चिल्लाता हुआ माफी मांगता है कि उसने पहले केंचो की एडवाइस नहीं मानी और जलन की वजह से दूरी बनाई। लेकिन उनकी यह चिल्ला पुकार ज़ॉम्बीज को फिर से अट्रैक्ट कर देती है और दोनों को रूफटॉप पर जाना पड़ता है। वहां पहुंचकर उन्हें यह समझ आता है कि ज़ॉम्बीज उनके पीछे आ गए हैं, मतलब अब वो फंस चुके हैं। केंचो सोचता है कि शायद ये उनका अंत है, लेकिन टेंडो उसे यूं ही हारने नहीं देता। टेंडो कहता है कि उन्हें रूफटॉप्स के बीच जंप करना होगा। केंचो को यकीन नहीं होता कि वो इतना बड़ा जंप कर पाएगा। टेंडो पहले कूदता है और सफल होता है। अब केंचो की बारी है और वो भी टेंडो से माफी मांगता है कि उसने पहले जलन का एहसास कराया था। सच ये है कि वो अपनी जॉब से नफरत करता था, एक ऐसा धोखेबाज जो लोगों को बुरे कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसाता था। इसीलिए वो अच्छी चीजों का मजाक उड़ाता था ताकि अपने गिल्ट से बच सके। लेकिन असल में वो हमेशा से एक स्टैंड अप कॉमिक बनना चाहता था। टेंडो उसे कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है और केंचो को एहसास होता है कि अब गिव अप करने का वक्त नहीं है। वो दौड़ता है, कूदता है और किसी अजीब वजह से रास्ते में अपने सब कपड़े उतार देता है। जंप पूरा नहीं होता, इसलिए वो एक ऊंचे किनारे से लटक रहा होता है, लेकिन टेंडो उसे टाइम पर पकड़ लेता है। सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब सीधा बॉल्स पर लगती है। फिर दोनों रात भर बिल्कुल नंगे होके पीते हैं, जैसे हर असली होमी करता है। अगले दिन टेंडो छत पर ज़ॉम्बी वीडियो गेम खेल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो गेम में मरता है और वो तुरंत वापस उसी झूले पर लौट जाता है जहां पहले लेटे हुए था। केंचो उसके लिए खाना बना रहा होता है और ये खाना टेंडो के लिए अब तक की सबसे बेस्ट चीज होती है जो उसने कभी टेस्ट की है। भले ही वो खाने से काफी खुश हो जाता है, लेकिन कहता है कि केंचो तो हर काम में ही एक्सपर्ट लगता है, इसीलिए तो वो हमेशा लड़कियों में पॉपुलर रहता है। लेकिन केंचो कहता है कि ऐसी कुकिंग स्किल्स तो नॉर्मल है और टेंडो की कमी शायद इसलिए है क्योंकि उसकी लव लाइफ कभी सेट ही नहीं हुई। टेंडो कसम खाता है कि वो आज किसी से डेट करेगा, लेकिन उसके ऑप्शंस इतना कहना ही काफी है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। बाद में केंचो टेंडो की लिस्ट देख रहा होता है। वो थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है। सीरियसली क्या चांसेस हैं कि वो एपोकलिप्स के टाइम एक फ्लाइट अटेंडेंट से मिले और उससे भी ज्यादा कि उसे वाइन और डाइन करने का चांस मिले। इसके लिए तो प्रॉपर कॉस्मिक अलाइनमेंट और एक मिरेकल चाहिए, लेकिन फिर भी टेंडो वही करेगा जो उसका दिल चाहता है, चाहे वो कितनी भी अनरियलिस्टिक क्यों न लगे। केंचो कहता है कि ठीक है, लेकिन लिस्ट में तो अभी तक 100 चीजें भी नहीं है। तो केंचो अपना एक ड्रीम ऐड करता है स्टैंड अप कॉमिक बनने का, और इसके चक्कर में टेंडो को भी ये करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि टेंडो ने उसकी जान बचाई है, केंचो किसी भी चीज के लिए रेडी है, जो भी टेंडो सोच सकता है। ये बात सुनते ही टेंडो पूछता है, क्या हम मॉल जा सकते हैं मेगा फ्लैट स्क्रीन टीवी लेने के लिए? तो वो दोनों बाइक में बैठकर निकलते हैं टीवी लेने, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्हें एक फ्लेमिंग डेड एंड मिलता है। वहां एक फायर फाइटर भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है और चीजें और भी बुरी हो जाती हैं जब एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा होता है। केंचो बिल्कुल फ्रीक आउट कर रहा होता है। टेंडो को फ्लैशबैक आता है बियर रन के वक्त क्या हुआ था, और तभी उसके दिमाग में टैंकर जंप करने का एक क्रेजी आइडिया आता है। हाँ, क्रेजी आइडिया है, लेकिन केंचो कोई बेटर आइडिया नहीं दे रहा होता। वो टैंकर के ऊपर से कूद जाते हैं, लेकिन पीछे से टैंकर फट जाता है, जैसे किसी आग के भंडार में धमाका हो गया हो। आग इतनी तेजी से फैलती है कि उन्हें अंडरग्राउंड मॉल में घुसना पड़ता है सिर्फ जिंदा बचने के लिए। लेकिन अंदर हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। तो दोनों बिना सोचे समझे मोटरसाइकिल से कूदते हैं और एक पास के स्टोर की तरफ भागते हैं जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है। ज़ॉम्बीज उनके पीछे होते हैं, लेकिन वो स्टोर के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं एक जंबी की उंगलियों पर। और तभी एक फ्लैशलाइट जलती है। दोनों मुड़कर देखते हैं और सामने खड़ी हैं 3 लड़कियां और एक आदमी जो डर के मारे चुप है। वो लोग पहले थोड़े डिफेंसिव होते हैं, उन्हें डर होता है कि कहीं टेंडो और केंचो इन्फेक्टेड तो नहीं, लेकिन जब दोनों कहते हैं कि वो सेफ है, केंचो खुशी से झूम उठता है। वो लड़की समझ नहीं पाती कि केंचो इतना खुश क्यों है जब सबके आसपास ज़ॉम्बीज भटक रहे हैं, लेकिन कम से कम ये एक कन्वीनियंस स्टोर है और एक बात तो पक्की है, वो लोग जल्दी भूखे नहीं मरने वाले। अगर उन्हें इस सिचुएशन से निकलना है तो ये बात क्लियर है, ये काम होश से नहीं दिमाग से होगा। सब लोग स्टोर के अंदर कुछ स्नैक्स और बियर्स
इंटरेस्ट ढूंढने लगते हैं और फिर एक जगह बैठकर उसे शेयर करना शुरू कर देते हैं। तभी एक लड़की कैजुअली पूछती है, क्या आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? केंचो चिल मूड में अपना नाम बताता है और टेंडो का भी, लेकिन कोने में बैठा हुआ आदमी अभी भी उलझन में दिखता है। वो लड़कियों की तरफ देखकर पूछता है, तुम सब एक दूसरे को जानती हो? लड़कियां थोड़ा टेंस होकर इंट्रोड्यूस करती हैं। मैं राइका हूँ, ये माकी है और ये युकारी। केंचो इंटरेस्ट लेकर पूछता है, तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानती हो? राइका जवाब देती है, हम साथ काम करती हैं, हमारी फ्लाइट जस्ट जापान में लैंड हुई थी, मतलब फ्लाइट अटेंडेंट्स। और तभी यह सब शुरू हो गया। केंचो की आंखों में चमक आ जाती है फ्लाइट अटेंडेंट्स सुनकर, और उसी मोमेंट पर टेंडो को रियलाइजेशन हिट करता है, ये है उसका गोल्डन चांस एक फ्लाइट अटेंडेंट को वाइन एंड डाइन करने का। लेकिन तुरंत ही वो देखता है सब लोग क्लियरली अपसेट है, टेंशन हाई है, और उसी सेकंड उसे यह भी रियलाइज होता है कि उसके पास इस मोमेंट का फायदा उठाने का कोई मौका ही नहीं है। वो युकारी के पास जाकर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई ऐसे मामले में उसकी स्किल्स बिल्कुल जीरो हैं। वो सोचता है अब क्या करूं, और हेल्प के लिए केंचो की तरफ देखता है, लेकिन केंचो तो ऑलरेडी वहां होता है फुल चार्म मोड में माकी को इंप्रेस करते हुए। जैसे ही टेंडो खड़ा होकर उसका जादू चलते देखता है, केंचो उसकी तरफ देख के एक शातिर स्माइल देता है, बस उसे जलाने के लिए। टेंडो कंफ्यूजन में फनी बनने की कोशिश करता है और पूरी बोतल बियर पी जाता है, और बस सब लोग पार्टी मोड में आ जाते हैं। बाद में टेंडो अपना पेट साफ कर रहा होता है जब युकारी उसे देखने आती है। वो सोचता है शायद अभी भी मेरे पास चांस है। राइका अभी भी पी रही होती है और अपना गुस्सा उस आदमी पर निकाल रही होती है जो डर के मारे एक कोने में छुपा होता है। तभी हमें यह हॉरिफाइंग सच पता चलता है, वो आदमी पहले ही ज़ॉम्बी से कटा जा चुका था, लेकिन उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं। जब राइका बकवास करती रहती है, वो आदमी नीचे से निकल आता है। वो सोचती है कि शायद वो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे ऐसा करने नहीं देगी। लेकिन असल में वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुका था और अब उसके एक्शंस उसके अपने कंट्रोल में नहीं थे। उसके चीखें पूरे स्टोर में गूंज उठती हैं, जो केंचो और माकी को भी जगा देती हैं। माकी का दिमाग इतना फिरा हुआ है कि वो उस चीख की भी परवाह नहीं करती जो उसने अभी अभी सुनी है। टेंडो अभी भी बाथरूम में होता है युकारी के साथ। वो पोलाइटली उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन युकारी क्लियरली मना कर देती है और कहती है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है। केंचो और माकी नीचे जाते हैं राइका को चेक करने के लिए। माकी अभी भी थोड़ी सी होश में नहीं लग रही होती, लेकिन जैसे ही वो दोनों राइका को ज़ॉम्बी बना हुआ देखते हैं, राइका अचानक माकी पर अटैक कर देती है और उसका चेहरा चीर डालती है। फिर वो केंचो पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन केंचो तुरंत एक सूटकेस उठाता है और उसकी टांगें तोड़ देता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं होता। ऊपर टेंडो और युकारी अपनी जॉब्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब दोनों एक इमोशनल कनेक्शन बना रहे होते हैं अपने सपनों के बारे में दिल से बात करते हुए। लेकिन तभी वही बूढ़ा आदमी अचानक सीढ़ियों से नीचे आता है और युकारी को काट लेता है। टेंडो तुरंत रिएक्ट करता है और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन वो युकारी को वहां छोड़ना नहीं चाहता, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि वो जल्दी ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगी और वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है। टेंडो आंखों में आंसू लिए भाग जाता है और केंचो से मिलता है, जिसके पास उसके लिए एक सरप्राइज होता है। उसने एक फ्लैट स्क्रीन टीवी उठा लिया होता है और मिशन कंप्लीट। दोनों मोटरसाइकिल पर चढ़कर वहां से निकल जाते हैं और टेंडो अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि अपना सपना हमेशा याद रखेगा और उसे अपनी लिस्ट में लिख लेता है। जब टेंडो छोटा था वो एकदम यंग जॉन विक जैसा था। अपर क्लासमैन से लड़ना उसका रोज का मॉर्निंग रूटीन बन चुका था और यह सब सिर्फ एक कुत्ते के लिए। वो उस टाइम एक सुपर हीरो की तरह फील करता था, लेकिन फिर रियलिटी ने उसका सपना तोड़ दिया। बाद में केंचो न्यूज चेक करता है और वो कंफर्म करता है जापान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन एक होप की किरण अब भी बाकी है। मिलिट्री ने कुछ सिक्लूडेड गांव को पहाड़ों में सिक्योर कर लिया है। ये सुनकर टेंडो के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होती है, मेरा परिवार सेफ हो सकता है, क्योंकि वो जापान के सबसे ज्यादा सिक्लूडेड गांवों में से एक में रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब टेंडो केंचो के नए शुरुआत के लिए उसके बाल कलर कर रहा होता है, वो अनाउंस करता है, मैं जॉन विक बनने वाला हूँ। हाँ, टेंडो अब एक ऐसा आदमी बनने जा रहा है जो लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाता फिरेगा। केंचो थोड़ा डाउट में होता है क्योंकि उनके पास कोई गन्स या हथियार नहीं है, लेकिन टेंडो के पास ऑलरेडी एक प्लान होता है और लिस्ट में एक नए आइटम ऐड की जाती है, सुपर हीरो बना। बाद में टेंडो और केंचो निकलते हैं अपने अगले मिशन पर, एक एक्वेरियम की तरफ। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, जगह बिल्कुल खौफनाक लग रही होती है। पूरा एक्वेरियम बर्बाद हालत में होता है, सारे वर्कर्स इसे छोड़कर जा चुके होते हैं। पास के फिश टैंक्स आधे खाली होते हैं और कुछ में बस सन्नाटा। वो जगह देखते हैं। कुछ देर के लिए टेंडो किसी चीज को ढूंढ रहा होता है और फिर वो मिल जाती है, जो उसके प्लान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। एक बस लोगों से भरी हुई एक जंबी जैम में फंसी होती है। ड्राइवर पैसेंजर्स को शांति से समझाता है, अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये ज़ॉम्बी ग्रुप यहाँ से चला नहीं जाता, और वो सबको तसल्ली देता है, फिक्र मत करो, हम एक सील्ड बस में हैं, कोई जंबी अंदर नहीं आ सकता। लेकिन एक इंसान की गलती की वजह से अब पूरी बस के पैसेंजर्स को अपनी जान बचानी पड़ रही है और एक एक करके सब ज़ॉम्बीज का शिकार बन रहे हैं। एक लड़की अब तक जिंदा होती है और पैनिक में भागते हुए एक्वेरियम की तरफ दौड़ती है। वो सोचती है बस किसी तरह अंदर पहुंच जाऊं तो शायद बच जाऊं, लेकिन उसी वक्त वो लड़खड़ा कर गिर जाती है और पीछे से एक तेज भागता हुआ जंबी बिल्कुल उसैन बोल्ट जैसी स्पीड में उसकी तरफ दौड़ता आ रहा होता है। वो लड़की अब उसका शिकार बनने ही वाली होती है, लेकिन तभी टेंडो एक्वेरियम के अंदर से भागता हुआ आता है और उस जॉम्बी को जोर से धक्का देकर साइड कर देता है और जॉम्बी लगभग 10 मीटर दूर जा गिरता है। यह था उसका सीक्रेट वेपन। उसने एक्वेरियम से शार्क सूट उठा लिया था जिससे वो जॉम्बी के काटने से बच सके। अगर शार्क के दांत उस सूट को नहीं छेद सकते तो जॉम्बी के दांत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ उसने अपने सुपर हीरो गोल का पहला स्टेप पूरा कर लिया। वो आसपास कुछ और लोगों को नोटिस करता है जिन्हें मदद चाहिए और उन्हें एक्वेरियम के अंदर जाकर सेफ रहने को कहता है। उन्हीं लोगों में उसे अपनी दूसरी क्रश भी नजर आती है, लेकिन इस बारे में सोचने
का टाइम उसके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोल्ट राउंड 2 के लिए वापस आ चुका है। सूट बाइट से तो बचाता है, लेकिन दर्द तो फिर भी होता है। जब टेंडो जमीन पर गिर जाता है तो बोल्ट उस पर भारी पड़ने लगता है और केंचो सिर्फ इतना कहता है, पहले अपनी जान बचा ले भाई, हीरो बाद में बनना। टेंडो आखिरकार ज़ॉम्बीज को ब्रिज से धक्का दे देता है और उन्हें नदी में गिरा देता है। शुक्र है उसकी वो हार्डकोर फिजिकल ट्रेनिंग का, जिसने उसे इस मुश्किल से निकल दिया। जब वो वापस एक्वेरियम में लौटा है, केंचो उसका वेलकम कुछ ऐसे करता है जैसे उसने उसे कभी अकेला छोड़ा ही ना हो। बाद में टेंडो अपनी क्रश से बात करने जाता है, सिर्फ कैजुअली बात करने, लेकिन वो लड़की उसकी पूरी जिंदगी को आग लगा देती है। हर लाइन एक अटैक था। केंचो बेचारा उसकी इज्जत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई रोस्टिंग इतनी तेज थी कि कुछ भी नहीं बचा। उसके तुरंत बाद पूरे एक्वेरियम में एक जोर का क्रैश सुनाई देता है। टेंडो और केंचो डिसाइड करते हैं कि देखते हैं क्या हुआ है, लेकिन जब वो क्रैश की असल वजह तक पहुंचते हैं, उन्हें एक भयानक चीज दिखाई देती है। ज़ॉम्बीज को कोई तैराक नहीं मिला तो उन्होंने एक शार्क को बुला लिया। शार्क उनका पीछा करने लगता है और वो लोग तुरंत दूसरे लोगों को वार्निंग देने के लिए भाग जाते हैं। टेंडो फिर से जॉन विक बनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है ये एक शार्क है जिसके पास पैर भी है। वो एक रूम में फंस जाते हैं जहां और भी ज़ॉम्बीज होते हैं और सभी इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की बिना सोचे समझे सीधा टेंडो की क्रश को पकड़ लेती है। एक पल के लिए रुकती है, फिर डर के मारे उससे धक्का देकर एक तरफ कर देती है और अब टेंडो की क्रश मोस्ट लाइकली उस ज़ॉम्बी के सामने अकेली रह जाती है। ये देखते ही केंचो उसे बचाने के लिए भागना चाहता है, लेकिन दरवाजा इतना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका होता है कि खुल ही नहीं पाता। वो इधर उधर देखता है टेंडो से पूछने के लिए कि अब क्या करे, लेकिन टेंडो तो पहले ही भाग चुका होता है हेल्प करने के लिए। दूसरी तरफ टेंडो की क्रश एक बड़ी शार्क के सामना कर रही होती है। उस वक्त वो सिर्फ खुद को कोस रही होती है। काश उसने पहले ही समझा होता कि ज़ॉम्बी चेस के दौरान कभी भी बड़े ग्रुप्स के साथ रहना सेफ नहीं होता। वो अपनी मौत को मंजूर कर लेती है, लेकिन टेंडो ने नहीं किया। वो एयर वेंट से कूदता है और सीधा शार्क को अटैक करता है। वो लड़की चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि टेंडो अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने आया है, और वो भी उस बेइज्जती करने के बाद जो उसने उस पर की थी। वो सोचती है वापस आने का क्या रीजन था, लेकिन टेंडो के लिए किसी की मदद करने के लिए वजह हो ये जरूरी नहीं। वो सिर्फ वही करता है जो उसका दिल कहता है। वो टेंडो की हिम्मत से हैरान होती है और उसे पूछती है क्या उसके पास कोई प्लान है, लेकिन टेंडो ने अब तक कुछ नहीं सोचा होता। जैसे ही वो दोनों भागने लगते हैं, वो एक आइडिया सोचती है। शार्क्स इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए सेंसिटिव होते हैं। अगर उन्हें शॉक दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अटैक नहीं कर पाते। जब वो शार्क को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, टेंडो एक दीवार के टकराव से चोट खाकर बेहोश हो जाता है। केंचो परेशान होता है और सोचता है कि टेंडो को शार्क का शिकार बनने से पहले कैसे बचाए। तब वो एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है। वो शार्क को अपना पिछवाड़ा दिखाकर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही शार्क उस पर अटैक करता है, केंचो के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है। पर उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टेंडो को होश आ जाता है। इसी बीच लड़की भी कुछ बैटरीज ढूंढ निकालती है और उन्हें टेंडो की तरफ उछालती है। टेंडो तुरंत समझ जाता है। वो उनका इस्तेमाल शार्क को एक इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए करता है। शार्क झटके से हिल जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद तीनों मिलकर सेफली वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर केंचो उस लड़की से पूछता है तुम उन दूसरे ग्रुप का पीछा नहीं करोगी? लड़की थक कर कहती है मैं अब ग्रुप से पक चुकी हूँ। वो अभी भी नहीं समझ पाती कि टेंडो उसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा, लेकिन टेंडो बस मुस्कुराता है और कहता है अब तुम मेरे लिए अनमोल हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो। ये सुनकर वो हल्की सी शर्मा जाती है और आखिरकार टेंडो को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन टेंडो एक वॉच शॉप में पहुंचता है और उसकी नजर सीधा एक रोलेक्स पर जा टिकती है। वही घड़ी जो वो कभी अफोर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अब जब दुनिया खत्म हो चुकी है तो मुझे जितनी चाहे उतनी शाइनी चीजें पहनने से कोई नहीं रोक सकता, वो सोचता है अपनी कलाई पर रोलेक्स पहनते हुए। तभी केंचो उसे और भी महंगी और भी फ्लैशी वॉच दिखाता है और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ ये दोनों इस वक्त अपने दिमाग से पूरी तरह ड्रिप आउट है। उस रात टेंडो को पता चलता है कि उनके पास पानी खत्म हो गया है और शहर में पूरा अंधेरा छाया हुआ है। फोन्स अभी भी चार्ज्ड हैं, लेकिन कोई न्यूज नहीं मिल रही क्योंकि सारे स्टेशंस बंद हो चुके हैं। शायद वो शहर के आखिरी लोग बच गए हैं, इसलिए ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को अब सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दोनों उस खूबसूरत स्काईलाइन का मजा लेते हैं जो बिजली जाने की वजह से साफ दिख रही होती है। कल वो टेंडो के होमलैंड गनमा की तरफ निकलने वाले हैं। अगले दिन सुबह वो अपने ट्रिप की पैकिंग शुरू करते हैं और टेंडो अपनी पुरानी जिंदगी को गुड बाय कहता है। नॉर्मली गनमा तक 5 घंटे की ड्राइव होती है, लेकिन अब ट्रैफिक का क्या सीन होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये एक लंबी और मुश्किल जर्नी होने वाली है। केंचो पूछता है क्या तुम अब फाइनली अपनी सेफ्टी के लिए गन लेने वाले हो? लेकिन टेंडो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। अगर ट्रैवल करना है तो स्टाइल में करेंगे, इसलिए टेंडो डिसाइड करता है एक लग्जरी कैंपिंग व्हीकल लेने का। और किस्मत के एक ट्विस्ट से वहां उनकी मुलाकात शिजुका से भी होती है। टेंडो उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन शिजुका के पास अभी तक कोई क्लियर प्लान नहीं होता, इसलिए वो तुरंत मना कर देती है। दूसरी तरफ केंचो उसे बात करने में सक्सेसफुल हो जाता है और पता चलता है कि शिजुका के पास लाइसेंस नहीं है। तब वो उसे कन्विंस कर लेते हैं कि उनके साथ जाना उसके लिए ज्यादा सेफ होगा। फिर तीनों कार शो में जाते हैं जहां वो सारी गाड़ियों को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं एक मिलिट्री टैंक जैसा आरवी था। कोई खास रीजन नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जबरदस्त दिख रहा था। शिजुका अभी भी प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोच रही थी और कुछ ऐसा चुनने की कोशिश कर रही थी जो अच्छे से चले और जिसका फ्यूल कंजम्पशन भी ठीक हो। लेकिन टेंडो पूरी तरह उस लग्जरी कैंपर के पीछे था जो उसने ढूंढ लिया था। उसने अपना तीसरा प्यार पा लिया था। शिजुका अभी भी प्रैक्टिकलिटी के पक्ष में थी और कहती थी कि इस कैंपर में कहीं भी जाने का कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। लेकिन फिर वो एक और आरवी देखती है जो उसे अब तक की हर प्रैक्टिकल बात पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। जो थोड़ी देर पहले तक सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की बात कर रही थी, अब एक
डिजाइन पे फिदा हो गई। ये देख के टेंडो और केंचो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहती है ये अलग है। पर उनके शोर मचाने की वजह से उनके सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है। वो ज़ॉम्बीज से घिरे हुए हैं। जल्दी से वो एक रैंडम आरवी में घुस जाते हैं और भागने लगते हैं। जैसे ही वो शहर छोड़ते हैं, केंचो बाइक पर उनके बगल में होता है और टेंडो आरवी चला रहा होता है। टेंडो परेशान था कि रोड्स इतनी खाली क्यों हैं जबकि वीकेंड है। शिजुका कहती है शायद किसी के पास ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद शहर छोड़ने का वक्त ही नहीं था। वो पूछता है तुम्हें ज़ॉम्बीज के बारे में कुछ पता है? शिजुका सोचती है मुझे लगता है यह कोई वायरस है, अगर इसका वैक्सीन बना लिया जाए तो शायद दुनिया को वापस उभारने का मौका मिल सकता है। लेकिन वो भी मानता है इसका कोई मतलब नहीं जब तक हम खुद जिंदा न बचें। उस शाम वो कैंप लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर रोड पर बिछाए स्पाइक स्ट्रिप्स पर आ जाते हैं। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में सबसे बुरी चीज बाहर आती है लोग, और उससे भी बुरा गैंग लीडर टेंडो का पुराना बॉस निकला। मैं सोचता हूँ अब टेंडो शायद चाहता होगा कि उसने तब केंचो के कहने पर गन ले ली होती। टेंडो को पुराना दर्द फिर से याद आता है जो उसने उस आदमी के साथ झेला था। यह उसका पूरा प्लान था। उसने उनका एक्सीडेंट करवाया ताकि वो यहाँ फंस जाए, और फिर वो टेंडो को फिर से अपने लिए काम करने पर मजबूर करना चाहता था। शिजुका टेंडो की बातों पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि उसे समझा देती है कि वो ऐसे दिखाता है जैसे वो उनकी मदद कर रहा है और लूट मारने वालों से बचा रहा है, लेकिन असली में वो खुद ही लूट मारने वाला है। और यह सब अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहती है। कोई और चारा न होने की वजह से टेंडो को फिर से उसके लिए काम करना पड़ता है और उसका दर्द फिर से शुरू हो जाता है। शिजुका केंचो के घाव की देखभाल करती है और केंचो माफी मांगता है कि उसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा, लेकिन शिजुका उसे समझाती है कि शायद यह सब पहले से ही उनके प्लान का हिस्सा था और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। टेंडो देखता है कि बाकी लोग काम करते करते थक चुके हैं, लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। जब वो इक्विपमेंट ले जा रहा होता है, उसका रुख एक फ्रीजर की तरफ होता है जहां वो कुछ बियर्स रख देता है। रखते हुए सोचता है काश यह सबके लिए ठंडी हो जाए, लेकिन उसी वक्त बॉस आ जाता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि टेंडो उसकी कीमती बिजली बर्बाद कर रहा होता है सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए, एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन। टेंडो फिर से अपने पुराने दर्द में जकड़ जाता है, लेकिन फिर और एम्प्लॉइज आ जाते हैं और बियर देख लेते हैं। अब बॉस के पास उन्हें देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो मजबूरी में अच्छा बनने का नाटक करता है। वो अभी भी बस एक शोषक हरामी है, लेकिन यहाँ सारी ताकत उसके पास है, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, कम से कम अभी के लिए। उसने ज़ॉम्बीज को लेबर के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और टेंडो से कहता है कि वो ज़ॉम्बीज की तरह काम करे, एक ऐसा इक्विपमेंट जो खुद से सोच नहीं सकता। यही होता है जब लेबर यूनियन नहीं होता। उस रात केंचो शिजुका से पूछता है क्या तुमने नोटिस किया है कि टेंडो आजकल कितना अजीब बिहेव कर रहा है? लेकिन शिजुका पहले ही समझ चुकी होती है कि टेंडो की जिंदगी कैसी थी। वो जानती है कि कंट्रोल में रहना कैसा लगता है और उसने भी जुल्म झेला है, इसलिए उसे पता है कि टेंडो अब खुद में लड़ने की ताकत नहीं ढूंढ पा रहा। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। एक बार बारिश के दिन स्कूल से घर लौटते वक्त उसकी नजर एक छोटे से पपी पर पड़ती है जो एक भीगते बॉक्स में पड़ा होता है। वो उसे वहां छोड़ नहीं पाती, इसलिए डिसाइड करती है कि उसे घर ले जाएगी। लेकिन जब उसने अपने पापा से उस कुत्ते को रखने की इजाजत मांगी तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि उसे छोड़ दो या उसका कुछ कर दो। उन्हें एक बीमार और बेकार कुत्ते की देखभाल में कोई फायदा नजर नहीं आता था। उनका कहना था कि उसे चाहिए कि वो अपने दोस्तों से आगे निकले और अपना टाइम किसी दूसरे जीव की फिक्र करने जैसे बचकानी कामों में बर्बाद ना करे। वो सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन उसके पापा उसे सिखा रहे थे कि कैसे निर्दयी और कैलकुलेटिंग बनना है, ताकि कल को अगर कोई कमजोर हो तो उसे बिना हिचकिचाए नजरअंदाज कर सके। वापस प्रेजेंट टाइम में टेंडो का बॉस गंसू एक चीरी स्माइल के साथ एक्ट कर रहा होता है जैसे सब कुछ परफेक्ट हो। वो टेंडो और उसकी टीम को वेलकम करते हुए कहता है सब लोग खुश हैं, दिल खोल के पी रहे हो? जबकि असली में टेंडो वहां लिटरल गुलामी कर रहा होता है। 2 लोग मजे में बैठे होते हैं, चिल्ड बियर के साथ एक असली सवाल उठाते हुए, अगर मौका मिले तो क्या तुम एक जंबी लड़की के साथ स्मैश करने के लिए इन्फेक्टेड होना चाहोगे? जैसे ही उनमें से एक अपनी बियर खत्म करता है, वो टेंडो को बुलाता है और चिल में कहता है भाई एक और ले आ। और हमारा बंदा वो अभी एक एब्सोल्यूट मैस है। वो अपने ही पैरों में उलझ जाता है और बियर जमीन पर गिर जाती है। और चाहे दुनिया बर्बाद हो रही हो, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। लोग अभी भी वेट स्टाफ के साथ वही घटिया नीचा बर्ताव करते हैं। टेंडो बार बार सॉरी बोल रहा होता है जबकि लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं जैसे वो उनका नौकर हो। इसी बीच दूसरी तरफ उसका पुराना बॉस एक बूढ़ी औरत के ड्रिंक सर्व करने पर फुल गुस्सा हो जाता है। वो चीखता है मैं सिर्फ उन लड़कियों से ड्रिंक लेता हूँ जिनके पास सबसे बड़े बूब्स होते हैं। तो ऑब्वियसली वो शिजुका को बुलाता है और बोलता है कि वो उसका ड्रिंक भर के दे। शिजुका का मन नहीं चाहते हुए भी हाँ बोलती है और वही करती है जो उसने कहा। जब वो आदमी शिजुका के बॉडी को घूर रहा होता है, शिजुका चुपचाप उसके ग्लास में ड्रिंक डालती है, लेकिन फिर वो जबरदस्ती करता है कि शिजुका खुद भी एक ग्लास ले, जबकि उसका क्लियरली कोई मूड नहीं होता। और देखो जरा उस आदमी का लिप स्टार्टना बिल्कुल ऑब्वियस है। वो पूरा सीन किसी चीप एनिमे जैसे बनाना चाहता है। उसके ड्रिंक खत्म करने के बाद वो पूछता है क्या तुम अलाउ करोगी कि मैं थोड़ा हाथ लगा सकूं? शिजुका इस सवाल को इग्नोर कर देती है, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। तो वो तुरंत टेंडो को बुलाता है, उस पे चीखता है और एक बोतल ले आ ताकि वो शिजुका को इतना पिला सके कि शायद उसे वो थोड़ा कम अगली लगे। लेकिन सैडली अल्कोहल भी उस चेहरे को फिक्स नहीं कर पाएगा। जब टेंडो आधे सेकंड में रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो और जोर से चिल्लाता है जैसे उसकी आवाज ही रिमोट हो टेंडो के लिए। बेचारा टेंडो नींद की कमी, हीट स्ट्रोक और रोज रोज के चिल्लाने के बीच बस मैकेनिकली रिएक्ट करता है और गलती से उस आदमी को एक खाली बॉटल पकड़ा देता है। गंसू का दिमाग लिटरली ब्लास्ट हो जाता है। वो टेंडो पर चिल्लाने लगता है
और चिल्लाते चिल्लाते मुंह से कम 6 गैलन थूक उड़ा देता है, बिल्कुल मिसाइल्स की तरह। और तब भी टेबल पर बैठी शिजुका बस एक जगह खोई हुई सी है। वो सोचती है जिस दिन से वो पैदा हुई थी उसके पापा ने उसे सिखाना शुरू कर दिया था कि कैसे आसपास के लोगों का फायदा उठाकर सीईओ बन सकती है। वो उसके दिल और आत्मा को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक सीईओ को दिल या जज्बात की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसने अपने दिल को संभाल कर रखा और अपने प्यारे दोस्त एंटरटेनमेंट को घर के छत के नीचे वाले कमरे में छुपा दिया ताकि उसे ठीक कर सके। वो पूरी तरह से कमिटेड हो गई और एनिमल हेल्थ के बारे में पढ़ना भी शुरू कर दिया ताकि अपने दोस्त की बेहतर देखभाल कर सके। बहुत मेहनत के बाद वो आखिरकार एंटरटेनमेंट को खिलाने में सक्सेसफुल हो गई और उसे उसकी बीमारियों से रिकवर भी करवा लिया। वो बहुत खुश थी कि फाइनली उसके पास खेलने के लिए एक दोस्त था। खुशी का मतलब था कि उसके पास दिल था और उसके पापा नहीं चाहते थे कि वो सिली फीलिंग्स या किसी भी तरह के सॉफ्ट इमोशंस में उलझी रहे, तो उन्होंने वो किया जो उनके हिसाब से रीजनेबल था, एंटरटेनमेंट को मार दिया। उसके बाद उसका दिल भी जैसे चला गया और वो बस अपने पापा की हर बात मानने लगी। ये सब उसके लिए दम घुटने जैसा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। घर था, उनके रूल्स थे और उसके लिए विरोध करना मुश्किल था। इस तरह वो इफेक्टिवली ब्रेन वॉश्ड हो गई थी। अपने सारे लाइफ डिसीजंस पापा के हाथों में छोड़ दिया था और अब गांसू भी टेंडो के साथ वही कर रहा है। बार बार उसका कॉन्फिडेंस तोड़कर जो भी थोड़ा बहुत खुद पर भरोसा बचा था उसे मिटा रहा है। जब टेंडो गलती से कुछ कैंड फूड्स गिरा देता है, गांसू तुरंत उसे स्टूपिड और यूजलेस कहना शुरू कर देता है। वो ये भी कहता है कि टेंडो को अपनी वैल्यू दिखाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी गलती का कुछ तो भरपाई कर सके। टेंडो हल्के से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन गांसू फिर से उस पर चिल्लाता है और इस बार टेंडो अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। अपने तरीकों को काम करता देखकर गांसू के चेहरे पर एक छोटी सी घिन भरी स्माइल आ जाती है। वो अपने प्लान के फाइनल स्टेज में एंटर करता है, दिमाग से खेलना। वो अब एक काइंड समझदार इंसान बनने का नाटक करता है ताकि टेंडो उस पर भरोसा करे। कहता है, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। वो चाहता है कि टेंडो हमेशा के लिए वहीं रहे और वही काम करता रहे और कहता है, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, कब कोई ज़ॉम्बी तुम्हें चबा जाए कोई भरोसा नहीं। तो चॉइस सिंपल है, सेफ कंपाउंड में रहो और गांसू के अंडर काम करो या बाहर जाकर अकेला अपोक्लिप्स का सामना करो। लेकिन पर्सनली मैं हर दिन ज़ॉम्बीज से लड़ना पसंद करूंगा, उस वॉकिंग ट्रैश बैग के नीचे काम करने के बजाय। लेकिन टेंडो इतने दिनों तक गांसू की आवाज सुन सुनकर उसके काफी ब्रेन सेल्स जा चुके हैं। अब सही और गलत का फर्क समझना मुश्किल हो गया है और वो धीरे धीरे उसकी बातों के झांसे में आ जाता है। अंधेरा होने लगता है और टेंडो अभी भी बाहर ज़ॉम्बी की तरह काम कर रहा होता है। शिजुका कैंपर में रिलैक्स कर रही होती है जब उसकी नजर पड़ती है टेंडो के बनाए हुए बकेट लिस्ट पर। वो लिस्ट पढ़ती है और उस पे लिखे एक सपने को देखकर वो मुस्कान रोक नहीं पाती और चुपके से उस लिस्ट में एक और आइटम ऐड कर देती है। अगले दिन कुछ लोग सप्लाई रन पर जाते हैं। ब्रेक के वक्त उनमें से एक बंदा कंप्लेन करता है, गांसू लीडर तो है पर असली काम तो कभी करता ही नहीं। लेकिन दूसरा बंदा तो खुश है, कहता है, कम से कम मेरे साथ टेंडो जैसा बर्ताव तो नहीं हो रहा। तभी वो उस छोटे बंदे पर चिल्लाकर कहता है, जल्दी ट्रक का दरवाजा बंद करो, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज अंदर घुस आएं। पर देर हो चुकी होती है, एक ज़ॉम्बी तो पहले ही ट्रक में घुस चुका होता है। इसी बीच कंपाउंड में शिजुका और केंचो सब कुछ पैक कर चुके होते हैं जैसे पहले डिसाइड हुआ था, निकलने के लिए तैयार। लेकिन तभी टेंडो बाहर आता है और कहता है, मैं यहीं रुकूंगा, अब से मैं चीफ के लिए ही काम करूंगा। केंचो को विश्वास ही नहीं होता। वो सोचता है ये तो पक्का कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन टेंडो बिल्कुल सीरियस होता है। उसका दिमाग पूरी तरह से मैनिपुलेट किया गया है। अब उसे लगने लगा है कि वो एक डम अगली इडियट है जो बाहर 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता। और जिस तरह वो बोल रहा है जैसे उसका दिमाग अब किसी और के रिमोट से चल रहा हो। शिजुका बिना एक शब्द कहे चल पड़ती है। वो तैयार है टेंडो को पीछे छोड़ने के लिए अगर वो उनके साथ नहीं आएगा। लेकिन टेंडो अभी भी बोलता जा रहा है, मुझे चीफ गांसू के एहसान का बदला चुकाना है। उसने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं उसकी मेहरबानी का कर्ज उतारना चाहता हूँ। और अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, यहीं रहना और गांसू के हर हुक्म पर हाँ में हाँ मिलाते रहना। शिजुका जाने से पहले एक बार रुक जाती है। उसके दिमाग में अचानक फ्लैश होता है उसका बचपन, उसके पिता, उसका प्यारा एंटरटेनमेंट। और तभी उसे टेंडो में अपना पुराना वर्जन दिखाई देता है। वो वर्जन जो ब्लाइंडली कमांड्स फॉलो करता था, लेकिन अब वो तय कर चुकी है वो उस वर्जन को कभी जिंदा नहीं होने देगी। तो वो टेंडो को वो वेकअप कॉल देती है जिसकी उसे डेस्परेटली जरूरत थी और कहती है, टेंडो गांसू सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है। वो चाहता है तुम अपनी मर्जी, अपनी सोच सब कुछ छोड़ दो ताकि तुम बस एक ऐसा इंसान बन जाओ जो सिर्फ ऑर्डर्स मानता है बिना सोचे समझे। वो तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, सस्ती ओबीडियंट स्लेव लेबर। और फिर रोस्ट शुरू होती है बिना किसी दया के। उसका चेहरा देख के लगता है जैसे ऊपर वाले ने कैरेक्टर बनाना स्टार्ट तो किया पर बाकी डिजाइन भूल गया। लिप्स इतने फूले हुए हैं जैसे किसी ने उनपे साइकिल पंप लगा दिया हो और आंखें जैसे किसी ने आंसुओं से परमानेंट आईलाइनर बना दिया हो। उसकी जिंदगी इतनी गिरी हुई है कि दूसरों को नीचा दिखाकर ही खुद को कुछ खास महसूस करता है। वो चाहता है सबकी लाइफ भी उतनी ही उलझी और बुरी हो जितनी उसकी अपनी, ताकि वो अकेला लूसर ना लगे। पूरे कॉम्पाउंड में सन्नाटा छाया है, सब लोग बस आंखें फाड़ के देख रहे हैं। शिजुका पब्लिक के सामने गांसू की बैंड बजा रही है और कहती है, देखो मैं ये नहीं कह सकती कि सही फैसला क्या है, यहाँ रुकना या निकलना, लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं गांसू के साथ नहीं रह सकती, ना उसकी कंपनी में और ना ही उसके आसपास भी। वो टेंडो के पास आती है, उसकी बकेट लिस्ट निकालती है और एक स्पेसिफिक आइटम दिखाती है जो टेंडो ने खुद ऐड किया था। गांसू देखता है कि वो एक्चुअली उसके थ्रू पहुंच रही है तो वो इसे रोकने की कोशिश करता है। उसकी नोटबुक को उसके हाथ से पकड़कर जमीन पर फेंक देता है। लेकिन ये वही मोमेंट था जहां टेंडो का सब्र टूट गया, क्योंकि इस बार बात उसकी लिस्ट तक आ पहुंची थी। टेंडो कुछ तरीके से गांसू के पैरों के नीचे पहुंच जाता है। उसे नोटबुक पर स्टेप करने से रोकने के लिए
लिए और उठता है फाइनली अपने अंदर हिम्मत जमा करके। लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा नाइस है। अगर कंपेयर करें कि मैं होता तो क्या करता, वो सिर्फ कहता है, गंसू जो कुछ भी तुमने किया उस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये जगह मेरी नहीं है और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी वो भयानक शक्ल दोबारा देखूं। गंसू बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है टेंडो के अचानक बदले सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखकर। गंसू फिर से अपनी चालाकियां शुरू करता है, कहता है कि टेंडो अभी भी उसका कर्जदार है। लेकिन टेंडो तुरंत जवाब देता है, मुझे याद ही नहीं पड़ता वो पार्ट जहां ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर मैं ज़ॉम्बी भी बन जाऊं तो भी तुम्हारे जैसे ज़ॉम्बी के लिए काम करना उससे ज्यादा बेकार होगा। और जैसे ही वो ये बोलता है तभी रिसोर्स कलेक्शन टीम वापस आती है, ऐसे स्वैग में जैसे रेशन नहीं, ज़ॉम्बीज का एंटीडोट ले आए हो। लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा देर टिक नहीं पाता क्योंकि तुरंत ही उनमें से एक बंदा एक ज़ॉम्बी के हाथों छित्र बन जाता है। वो रोड पर वापस आ जाते हैं और टेंडो फुल एक्साइटेड मोड में है। उसने अपनी बकेट लिस्ट की 30 से भी ज्यादा चीजें ऑलरेडी कर ली हैं। इस स्पीड से तो वो मंथ एंड से पहले 100 तक पहुंच जाएगा। लेकिन शिजुका वरीड है कि वो मर सकता है अगर ऐसा हुआ। जैसे ही वो रोड पर आगे बढ़ते हैं वो एक ट्रक के पास आते हैं जिसके आसपास कई ज़ॉम्बीज का ढेर लगा होता है और इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता है, वहां कोई है जो इन ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने अपना पहला सर्वाइवर रोड पर पाया और टेंडो एक्साइटेड है फाइनली एक सुपर हीरो बनने के लिए दोबारा। वो जल्दी से अपना शार्क सूट पहनता है और फुल रेडी हो जाता है दूसरे हीरो आर्क के लिए। लेकिन ट्रक का दरवाजा किक ओपन होता है और स्पॉटलाइट उसे छीन ली जाती है एक हिस्टोरिकली एक्यूरेट सैमुराई से, जो बाहर निकलता है, 20 फुट हवा में उछलता है और ज़ॉम्बीज की बर्बादी मचाने लगता है। वो एक रेगुलर बो से ट्रिपल किल करता है। वो लोग नहीं मान सकते जो वो देख रहे हैं, लेकिन टेंडो के लिए वो फुल हीरो लेवल है। सैमुराई अपना मास्क उतारता है अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए, लेकिन वो निकलती है एक जर्मन लड़की बिएट्रिक्स। और जैसे ही वो उनकी हेल्प के लिए थैंक्स करती है, शिजुका को बेस्ट गर्ल पोजीशन से हटा दिया जाता है। पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बाद ग्रुप को पता चलता है कि बिएट्रिक्स जापान आई थी क्योंकि वो यहाँ की कल्चर से बहुत प्यार करती थी, हिस्टोरिकल बैटल से लेकर टेंटिकल हेंटाई तक, जो ये एक्सप्लेन करता है कि उसके पास सैमुराई आर्मर क्यों था। टेंडो ट्रक के पीछे का हिस्सा खोलता है जहां वो छुपी थी और पाता है कि वो एक्चुअली एक रेफ्रिजरेशन ट्रक था जिसमें बहुत सारी ट्यूना फिश थी। बिएट्रिक्स उनसे थोड़ा समझने की गुजारिश करती है क्योंकि उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो उसे हर हाल में पूरा करना है और उसके लिए एक चलती हुई गाड़ी जरूरी है। तो वो उनसे मदद मांगती है ताकि वो फिश को टाकासाका तक डिलीवर कर सके। बिएट्रिक्स अपने रिक्वेस्ट में काफी सिंसियर लगती है तो शिजुका सोच रही है उसके साथ जाने के लिए, शायद वो सर्वाइवर्स के लिए फूड ट्रांसपोर्ट कर रही हो। टेंडो उसके सामने नीचे बैठता है और डायरेक्टली पूछता है, तुम्हें ये फिश इतनी बैडली डिलीवर क्यों करनी है? तो वो एक्सप्लेन करना शुरू करती है, उसने जापान की पहली झलक एच एनिमे के थ्रू ही देखी थी। तब से उसने मेहनत करके पैसा सेव किया और यहाँ आने के लिए स्ट्रगल किया ताकि जापान को खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन जैसे ही वो लैंड करती है और फाइनली अपने सपने को एक्सपीरियंस करने वाली होती है, दुनिया ने उसको एक जोर का धक्का दे दिया और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू हो जाता है। लेकिन वो अपने सपने को मरने नहीं देना चाहती थी, तो उसने लास्ट लिविंग सुशी शेफ को ढूंढना शुरू किया जो अपने काम में बिल्कुल लेजिट टैलेंटेड था। और उसने बिएट्रिक्स से प्रॉमिस किया कि अगर वो उसके लिए फ्रेश फिश ला सके तो वो उसके लिए सुशी बनाएगा। इसका असली रीजन सिर्फ एक था, सुशी। और लकी टेंडो ने सुशी सुना और बिना किसी सेकंड थॉट के पूरे प्लान में फुल ऑन शामिल हो गया। बाकी लोग भी साथ आते हैं क्योंकि लाइक क्यों नहीं। तो वो सब सिटी की तरफ निकलते हैं सुशी मैन से मिलने। बिएट्रिक्स रास्ता दिखाती है लेकिन थोड़ी वरीड है क्योंकि लास्ट टाइम उसने सुशी मैन से बात की थी, वो भी 3 दिन पहले। तो सच कहूं उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन सुशी के लिए उसका यकीन इतना सॉलिड है कि होप छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है। फिर वो एक टर्न लेते हैं और देखते हैं कि पूरी स्ट्रीट ज़ॉम्बीज से भरी हुई है, लेकिन ये ऑब्स्टिकल उन्हें सुशी पाने से नहीं रोकने वाला। तो बिएट्रिक्स और टेंडो दोनों सूट अप करते हैं फुल हीरो मोड में। वो दोनों सुपर मोटिवेटेड हैं। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि उनके पास कोई सॉलिड प्लान है तो बिल्कुल नहीं, कोई प्लान नहीं है। लेकिन शिजुका सोचती है कि उसके पास एक अच्छा प्लान है और प्लान ये है, ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा क्रेजी चीज यूज करनी थी, केंचो का पिछवाड़ा। प्लान काम कर रहा था, ज़ॉम्बीज उससे अट्रैक्ट हो रहे थे तो केंचो पागलों की तरह भागने लगता है उनसे बचने के लिए। और जैसे ही वो सब एक कॉर्नर में फंस जाते हैं, टेंडो एक ट्रक से ज़ॉम्बीज को ट्रैप कर देता है और तभी बिएट्रिक्स एंट्री लेती है जो उन ज़ॉम्बीज को एक एक करके स्लाइस करने लगती है। कार की आवाज और भी ज़ॉम्बीज को खींच लाती है और अब असली खेल शुरू होता है। सब ज़ॉम्बीज को एक जगह जमा करके वो लोग अल्कोहल की बॉटल्स उन पे फेंकना शुरू करते हैं और बस आग लगाना बाकी होता है। लेकिन एक छोटी सी चीज चेक करना भूल गए थे, जो मैचेस उनके पास थी वो अब काम भी करती हैं या नहीं। अब ज़ॉम्बीज टेम्पररी डिफेंस तोड़ के अंदर घुस रहे हैं और सीधा उनके आरवी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ज़ॉम्बीज ने आरवी को घेर लिया तो न वो मूव कर पाएंगे न वापस अंदर आ पाएंगे और सारी फ्रेश फिश और सुशी का सपना खत्म। टेंडो ऐसा होने नहीं देगा। वो ट्रक के ऊपर से एक हेरोइक जंप लेता है सीधा ज़ॉम्बीज की तरफ अपनी जान दाव पे लगाने के लिए, क्योंकि उसके लिए ज़ॉम्बी बन जाना तो चलेगा लेकिन सुशी मिस करना बिल्कुल भी नहीं। और बिएट्रिक्स भी मैदान में उतर जाती है टेंडो के साथ देने के लिए। लेकिन अब लग रहा था कि बात हाथ से निकल रही है। 2 लोग और इतने सारे ज़ॉम्बीज, स्थिति काफी टाइट हो गई थी। लेकिन शिजुका के पास एक बैकअप प्लान था। वो एक ड्रोन का यूज करती है और ज़ॉम्बीज को वापस खींचती है सीधा मेन स्क्वायर की तरफ। वो गेम्स खेलना छोड़ चुकी है। अब उसके पास एक फुल स्टेशन सेटअप है फ्यूल में भीगे ज़ॉम्बीज को उड़ान पे भेजने के लिए। केंचो ने एक आग से भरी बॉटल फेंक दी और ज़ॉम्बीज लिटरल फायरवर्क्स की तरह फटने लगते हैं जैसे ही वो सब आग पकड़ने लगते हैं। और यह सब ग्रुप एक पास की रूफटॉप से देख रहा होता है। जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज का काम तमाम होता है, अब उनके रास्ते में कुछ भी नहीं बचा और अब वो वही कर सकते हैं जो वो पूरे दिन से करना चाहते थे, अपना मुंह फिश मीट से भरना। सुशी शेफ ओरिजिनली गन्मा से था, लेकिन उसने पिछले 30 साल सिर्फ एक चीज में लगा दिए, अपनी फिश सर्व करने की कला को परफेक्ट बनाने में। तो जब उसने देखा कि अभी भी लोग हैं जो उसका सुशी खाना चाहते हैं तो उसका दिल खुशी से भर गया। बाकी लोग तो ऑलरेडी खाना शुरू कर चुके थे, लेकिन बिएट्रिक्स अभी भी अपना पहला बाइट लेने
लेने में हेजिटेंट थी। वो सुशी उठाती है, सोया सॉस में हल्का सा डिप करती है और जैसे ही पहला बाइट लेती है उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये देखकर सुशी मैन भी रो पड़ता है। ये मोमेंट बस इसी के लिए था। वो थका देने वाले हफ्तों तक काम करना, अपनी बेटी की शादी मिस करना, अपनी बीवी के फ्यूनरल में न जाना, सब कुछ सिर्फ इस एक मोमेंट के लिए था। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने खुद ऐसा बोला। शायद उस मोमेंट में उसे यह एहसास हो गया था कि अपने काम के चक्कर में वो अपनी जिंदगी को कितना उदासी भरा बना चुका था। और तभी वो अनाउंस करता है, अब जबकि यहाँ कोई जिंदा कस्टमर दोबारा नहीं आने वाला, तो आज रात में स्टोर की सारी बियर्स खत्म करूंगा। अगले दिन गैंग वापस रोड पर होती है, लेकिन इस बार राइड काफी अनकंफर्टेबल है क्योंकि गर्मी की लहर ने लिटरली उनकी बैंड बजा दी है। अंदर बियट्रिक्स हीट के बारे में कंप्लेन करती जा रही है। ग्रुप ने कई दिनों से एक भी प्रॉपर शावर नहीं लिया, तो ऑब्वियस है सबकी स्मेल अब इस लेवल की है कि ज़ॉम्बीज भी पास आने से पहले 2 बार सोचें। तो हाँ, ये होने वाला है एक क्लासिक बाथ एपिसोड। वो सब आराम से अपने बाथ आउटफिट्स में चेंज करते हैं और बियट्रिक्स एक बार फिर अपनी खूबसूरती की ताकत से सबका ध्यान खींच लेती है। अपने जापान के लिए बेपनाह प्यार की वजह से बियट्रिक्स को हॉट स्प्रिंग्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है, लेकिन ऑनेस्टली किसी ने ढंग से उसकी बात भी नहीं सुनी, बस आखिरी लाइन को छोड़ के। ईडो के जमाने में लोग कहते थे ये हर बीमारी का इलाज है, सिर्फ मोहब्बत में डूबे बेवकूफों के लिए नहीं। तो बात तो सीधी है, ये सब टेंडो के काम नहीं आने वाला, क्योंकि बंदा अभी भी शिजुका के लिए पूरी तरह लट्टू है। वो थोड़ी सी लाइन मारने की कोशिश करता है और बात को हल्का सा रोमांटिक मोड़ देना चाहता है, लेकिन शिजुका बिल्कुल शांत और समझदार बनी रहती है। वो साफ कह देती है प्यार वार बेकार की बातें हैं, और बात करते करते शिजुका टेंडो को इनडायरेक्टली ब्रोक भी कह जाती है। थोड़ी देर बाद टेंडो और केंचो मेंस बाथ में कूद जाते हैं। शिजुका उन्हें देखकर थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो भी विमेंस बाथ की तरफ जाएगी, लेकिन बियट्रिक्स वापस आती है कहते हुए वहाँ हॉट वाटर नहीं है, लगता है उस सेक्शन का पंप टूट गया है। ये सुनते ही दोनों सोच विचार वाले मोड में चले जाते हैं और बिल्कुल सीरियस टोन में कहते हैं, हालात देखकर तो लगता है कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं, लेकिन गलत मत समझना, हमें इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, तो ठीक है अब आ जाओ, ज्वाइन कर लो हमें। लेकिन शिजुका उनके इरादे समझ गई थी, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया। फिर भी उनकी बातें बियट्रिक्स के दिल तक पहुंच गई और वो बिना झिझक उनके साथ बात लेने के लिए तैयार हो गई। और ये देखकर दोनों लिटरली रो पड़ते हैं। लेकिन बियट्रिक्स के अंदर आने से पहले टेंडो और केंचो पीछे मुड़ के देखते हैं कि बाथ एरिया एक्चुअली नंगे ज़ॉम्बी आदमियों से भरा हुआ था, तो सबको जल्दी भागना पड़ा। वो भाग के बच गए थे और खुशकिस्मती से कोई माउंटेन क्लाइंबर ज़ॉम्बीज वहां नजर नहीं आए, इसलिए अब वो थोड़े सेफ थे। पर सेफ होने का क्या फायदा जब वो लोग हॉट स्प्रिंग्स का मजा भी नहीं ले पाए। सब अपनी बदकिस्मती पे रो रहे थे, लेकिन थकान के मारे जल्दी ही सो गए। रात के बीच टेंडो की आंख खुलती है, प्यास लगी होती है तो जंगल में कुछ खाने पीने का ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसे मिलता है कुछ और भी अनएक्सपेक्टेड, एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग जो पहाड़ों के बीच सुकून और शांति में बसा होता है। वो ज्यादा सोचे बिना अपने सारे कपड़े उतारता है और पानी में जाके डूब जाता है पूरे रिलैक्सेशन मोड में। जैसे ही वो पानी में आराम से चिल कर रहा होता है, अचानक किसी से टकरा जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि शिजुका भी उसी हॉट स्प्रिंग में बिना कपड़ों के ऑलरेडी एंजॉय कर रही होती है। एक सपने जैसा लम्हा, लेकिन टेंडो के दिल की हलचल अब भी शांत नहीं होती। वो तुरंत सिचुएशन के लिए माफी मांगता है, जिसके ऊपर शिजुका हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कोई बात नहीं, लेकिन उसके टोन से क्लियरली लगता है कि टेंडो को तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन टेंडो बात पलट देता है, नहीं, मुझे इनमें से किसी एक मोमेंट में पूरा दिन बिताना था और मैं इस मौके को मिस करने से पहले मर जाना पसंद करूंगा। एक थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद शिजुका हल्का सा सॉफ्ट हो जाती है। वो टेंडो से माफी मांगती है अपनी थोड़ी सी सख्त सोच के लिए कि रिलेशनशिप कैसे चलती है और क्यों उसने हर बार उसे दूर रखने की कोशिश की। बचपन से शिजुका को सिखाया गया था कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हमेशा सही होते हैं और दूसरे जो इतने पावरफुल होते हैं कि खुद को सही बना लेते हैं। उसके पापा का एक ही रूल था, अपनी पोजीशन कभी मत खोना और लड़ते रहो जब तक सामने वाला हार ना मान ले। और उस एक पल के लिए शिजुका अपनी पुरानी आदतों में वापस चली जाती है और खुल के कहने की हिम्मत नहीं कर पाती जो वो सच में कहना चाहती थी। टेंडो सॉफ्टली पॉइंट करता है कि शिजुका पहली बार अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट लग रही है। शिजुका को तुरंत समझ आता है कि वो सही कह रहा है और वो कह देती है कि उसे ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो खुलकर बात कर सके। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि उसने टेंडो के लिए अपने दिल का रास्ता खुद ही खोल दिया। टेंडो हल्का सा मुस्कुराता है और मजाक में पूछता है, तो तुम वाकई वही कहना चाहती हो जो मैं सोच रहा हूँ? शिजुका अभी जवाब देने ही वाली होती है कि तभी केंचो और बियट्रिक्स वहां आ जाते हैं। उन्हें देख के तुरंत लगता है कि यह दोनों उनके बिना ही मजे ले रहे थे। बिना सोच समझे दोनों तुरंत कपड़े उतारते हैं और फुल स्पीड में हॉट स्प्रिंग में जंप मार देते हैं। उसके बाद सब गनमा की तरफ निकल पड़ते हैं। बियट्रिक्स टेंडो के मॉम डैड की सेफ्टी को लेकर थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन टेंडो कॉन्फिडेंटली कहता है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से तो वो कभी नहीं हारेंगे, घुटनों के दर्द से शायद, लेकिन ज़ॉम्बीज उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये तो पक्का है। अगर वो अभी भी जिंदा है तो केंचो सोचता है कि उसे उनसे मिलने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए और उसके दिमाग में पहला ख्याल आता है, मैं नंगा हो जाता हूँ। और ये सुनते ही टेंडो तुरंत आरवी को फुल स्पीड में भगा देता है। फिर शिजुका हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछती है, क्या तुम थोड़े नर्वस हो? क्योंकि आखिरी बार उसकी मुलाकात उनसे 3 साल पहले हुई थी। जबकि वो खुद को नर्वस फील नहीं कर रहा होता, उसके मन में लगता है कि डैड से बात करना थोड़ा अजीब होगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने बड़े अजीब से अंदाज में अलविदा कहा था। लेकिन उसकी सोच वहीं रुक जाती है जब बियट्रिक्स अचानक जोर से चिल्लाती है रोड पर एक रुकावट होने के बारे में। टेंडो तुरंत आरवी रोकता है और बाहर जाकर रोड ब्लॉक को चेक करता है। जैसे ही वो उसके करीब जाता है, उसे पता चलता है कि सुरंग के अंदर सैकड़ों ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं। उसका गांव सुरंग के दूसरी तरफ था, इसलिए सबको चिंता होने लगती है कि कहीं उनके साथ कुछ हो ना गया हो। लेकिन टेंडो ध्यान
ध्यान से ज़ॉम्बीज के चेहरे देख के अपने आप को तसल्ली देता है, क्योंकि उसे अपने गांव का कोई पहचाना हुआ चेहरा नजर नहीं आता। तो अभी भी उसके दिल में विश्वास है कि उसका गांव सेफ है, क्योंकि वो सुरंग से नहीं गुजर सकते। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, आरवी छोड़कर जंगल के रास्ते पहाड़ों के चारों तरफ से होते हुए गांव तक पहुंचना। हालांकि टेंडो के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि ज़ॉम्बीज ने उसके गांव पर कब्जा कर लिया है, फिर भी उसके मन में उनके जिंदा होने को लेकर शक जग गया है। लेकिन शिजुका एक जरूरी बात बताती है कि सुरंग के दूसरे किनारे को भी सील कर दिया गया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि गांव के लोगों ने शहर से आ रहे ज़ॉम्बीज को सुरंग में ही फंसाकर अपनी सेफ्टी का एक तरीका ढूंढ लिया हो। और तभी उनके पीछे से एक जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते और देखते हैं एक आदमी उनकी तरफ पागल की तरह भागता आ रहा है। लेकिन असली मसला ये नहीं है, मसला है ज़ॉम्बीफाइड सुअर जो उसका पीछा कर रहा होता है। बीट्रिक्स तुरंत एक्शन लेती है और सुअर की उबलती आंखों के बीच एक तीर घुसा देती है। कुमानो उनकी मदद के लिए उन्हें थैंक्स बोलता है और टेंडो पूछता है तुम यहाँ पहली जगह में आए ही क्यों? वो कहता है कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, शहरों पर ज़ॉम्बीज का कब्जा हो चुका था, तो वो इस पूरे मेस से बचने के लिए यहाँ आ गया। बाकी लोग भी उसकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन जंगल में अकेले रहना कोई समझदारी वाली बात नहीं लगती। पर चिंता मत करो, ये आदमी माइनक्राफ्ट स्टीव की तरह है और उसकी तरह बना भी सकता है। वो एक मास्टर कारपेंटर है, अगर उसके पास घर नहीं है तो वो खुद के लिए एक घर खड़ा कर सकता है। और टेंडो वो भी इस एक्शन में शामिल होना चाहता है, क्योंकि यह काम उसकी बकेट लिस्ट में था। वो कुमानो से कहता है कि शायद इसलिए वो इतनी जल्दी में था, क्योंकि उसे अपना ट्री हाउस कंप्लीट करना था। तो वो लोग उसकी मदद करने लगते हैं। ये बात बिल्कुल इग्नोर कर दी जाती है कि टेंडो असल में अपने पेरेंट्स को देखने जा रहा था, देखने की कहीं वो ज़ॉम्बी शफल तो नहीं कर रहे, लेकिन क्लियरली ये काम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। कुमानो उनकी मदद से खुश है और जैसे जैसे वो लोग बिल्ड करते हैं वो उन्हें कारपेंट्री के लेसन्स देना शुरू करता है। ट्री हाउस किस तरह का बनेगा ये उस ट्री पर निर्भर करता है, इसलिए सीखना पड़ता है कि ट्री से कैसे पूछना है। अगर ट्री मर गया तो आपका घर भी मर जाएगा, इसलिए आसपास जो भी हो रहा है हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप अपने ट्री को हेल्थी रख सको। टेंडो बताता है कि उसका हमेशा से एक सपना था, एक ट्री हाउस बनाना। ये सुनकर कुमानो को अपने बेटे की याद आ जाती है, लेकिन जब टेंडो उसे उसके बारे में पूछता है तो कुमानो चुप हो जाता है। कुमानो का बेटा ज़ॉम्बी बन गया था अपनी माँ के काटने से, जो खुद भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, और उसे अपने ही हाथों से दोनों को मारना पड़ा। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मरने से पहले उसे अपने बेटे के साथ ठीक से बात करने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन टेंडो कहता है मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए। वो ट्री हाउस पर काम करते रहते हैं जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता और वो बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन मैं डेफिनेटली उस स्लाइड का यूज नहीं करूंगा जिस पर केंचो पहले ही जा चुका है। अब जब ट्री हाउस बन चुका है, टेंडो और बाकी लोग गन्मा विलेज की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। और टेंडो दिखाता है कि उसके मॉम डैड क्या कहते थे जब वो बताते थे कैसे वो स्कूल जाया करते थे। लेकिन चाहे ये ट्रैप उन्हें भी मार सकता था, कम से कम इतना तो क्लियर है कि कोई भी ज़ॉम्बी इस डेथ ट्रैप को पार नहीं कर सकता। यहाँ से उन्हें आखिरकार गांव दिख जाता है और वहां पहुंचने के लिए वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। चलते हुए टेंडो सोचता है कि उसने इतने मौके होने के बावजूद भी सालों के दौरान कभी गांव वापस नहीं आया, तो वो अब वापस आकर उनका एहसान चुकाने के लिए मन बना लिया है। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता, बिल्कुल कोई भी नहीं। टेंडो का दिल घबरा जाता है, उसे लगता है शायद ज़ॉम्बीज ने सबको मार दिया, और वो उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर दीवानों की तरह भागना शुरू कर देता है। और तभी सबको एक छोटी सी झोपड़ी में सब मिलते हैं, कुछ अजीब सा करते हुए। वहीं टेंडो अपने मॉम डैड को भी पा लेता है और तुरंत उनसे बार बार माफी मांगने लगता है कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया और 3 साल तक एक बार भी मिलने नहीं आया। लेकिन उसके डैड उसकी बात नहीं सुनना चाहते, वो सीधा उसके सिर पर एक थप्पड़ लगा देते हैं। फिर वो दूसरों की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं जब तक तुम यहाँ हो खाली कमरों में रह सकते हो। और इतना कहकर बिना कुछ और बोले वो फील्ड्स की तरफ निकल जाते हैं। टेंडो की मॉम सबके लिए खाना बनाती है, जंगल में मिलने वाले पौधों का यूज करके। शिजुका यह देखकर हैरान होती है कि यह लोग कितने सेल्फ सफिशिएंट हैं। गांव छोटा और अलग थलग है और सर्दियों के वक्त वो लगभग दुनिया के बाकी हिस्सों से कट दिए जाते हैं, इसीलिए ज्यादातर चीजें वो लोग खुद ही उगाते हैं और अपने दम पर जीते हैं। शहर के लोगों ने सुना था कि गन्मा एक सुरक्षित जगह है, लेकिन एक बार फिर कुछ लोगों ने जो छुपा रहे थे कि वो ऑलरेडी बाइट हो चुके हैं, सब कुछ बिगाड़ दिया। ज़ॉम्बीज का स्प्रेड रोकने के लिए गांव वालों को मजबूरन सुरंग सील करनी पड़ी। जो लोग अनइन्फेक्टेड हैं और सेफ तरीके से गांव तक पहुंच गए, उनके लिए यहाँ कुछ एक्स्ट्रा घर बने हुए हैं जहां वो रह सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी टेंडो के पास एक मिशन है, अपने मॉम डैड की मदद करना, उस वक्त को पूरा करना जो उसने उनके साथ कभी नहीं बिताया। वो अपनी मॉम से शुरू करता है, बर्तन धोने में हाथ बताकर और उनके लिए छोटी मोटी चीजें करके। लेकिन मॉम सिर्फ इतना कहती है सब ठीक है, बस अपना काम कर। चाहे वो मॉम की हेल्प नहीं कर पाया, अभी भी उसके पास एक चांस है डैड की मदद करने का। वो फार्म पर उनके साथ जाता है, वहाँ ज्यादा बात नहीं होती, सिर्फ चुपचाप काम। लेकिन टेंडो को यह खामोशी भी काफी अजीब लगती है। वो हल्का फुल्का बातचीत शुरू करता है, लेकिन उसके डैड सिर्फ छोटी छोटी और बोरिंग बातें करते हैं। ज्यादा कैजुअल बात करना उनके लिए मुश्किल है। टेंडो कंफ्यूज है, लेकिन उसके इरादे साफ है, वो हार नहीं मानने वाला। शाम को उसके डैड को हम खांसते हुए देखते हैं, और वो भी खून के साथ। ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर लौटते वक्त वो कुछ शहर से आए लोगों से टकराते हैं। टेंडो को लगता है मैंने इन्हें कहीं पहले देखा है। वो लोग सीधा ज़ॉम्बीज वाली सुरंग की तरफ जा रहे होते हैं और उनके इरादे बिल्कुल सही नहीं लगते। लीडर एक एवरेज लूजर था, शायद लूजर होने में एवरेज से भी ऊपर था। तो उसके लिए जब दुनिया कोलैप्स हुई तो वो खुश नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे अब कोई रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। तो वो पहली चीज करता है जो एक हार्डकोर स्मोकर ऐसे वक्त में करेगा, सीधा सिगरेट स्टोर में घुस के चोरी करता है। वहां उसे कुछ और लूजर्स मिलते हैं जिनके बाल देख के लगता है जैसे
उनकी बार्बर से जन्मों पुरानी दुश्मनी हो। फिर सब मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं जो टेंडो की ज़ॉम्बी बनने से पहले करने वाली 100 चीजें जैसा ही लगता है, बस थोड़ा उल्टा। मेरा मतलब पूरा ही उल्टा। अगले दिन हम टेंडो को कुछ नया ट्राई करते देखते हैं जब लड़कियां उसके बालों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं ताकि उसे वो हेयर स्टाइल मिल सके जो ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि उन पे सूट करेगा, घुंघराले और लंबे बाल वाला लुक। बाद में सब टी ब्रेक ले रहे होते हैं और तब पता चलता है कि जिस लड़की ने टेंडो के बालों का स्टाइल बनाया वो एक्चुअली एक्सपर्ट है, क्योंकि उसने 10 साल तक हेयर सैलून में काम किया है। तो जब उसने सुना कि टेंडो ये लुक ट्राई करना चाहता है तो उसने तुरंत मदद करना चाहा। दूसरी 2 लड़कियों में से एक टोक्यो में कॉलेज में पढ़ती थी और दूसरी मूवीज के लिए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। टेंडो क्यूरियस हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने मूवीज पे काम किया है और पूछता है कौन सी मूवी। तो वो उसे सॉन्ग ऑफ द डेड नाम की मूवी का पोस्टर दिखाती है। टेंडो थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि उसने पहले ये मूवी देखी तो थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसे जापान में शूट किया गया था। वो एक्साइटेड हो जाता है और तब लड़की बताती है उस वक्त हम इस ज़ॉम्बी मूवी के सीक्वल की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन बीच शूट के ही ज़ॉम्बी कांड शुरू हो गया और यह ज़ॉम्बी अटैक के लिए शायद सबसे बेहतर जगह थी ही नहीं, क्योंकि पहले तो सबको लगा कि यह सिर्फ एक प्रैंक है, लेकिन जैसे ही कोवर्कर्स का खून जमीन पे बहा हुआ दिख गया और सबसे बुरा तो ये था किसी के पास कैमरा भी नहीं था ये सब रिकॉर्ड करने के लिए, तब सबको फाइनली समझ आ गया ये प्रैंक नहीं है, ये रियल है। रास्ते में काफी कुछ हुआ, लेकिन जब वो गांव तक पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें खुले दिल से एक्सेप्ट किया। और भले ही अभी यह सिर्फ एक छोटी सी विश हो, वो लड़की चाहती है कि काश मैं यहीं सबके साथ रह सकूं। एक छोटी सी हट में शिजुका एक ट्यूब से फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक दादी आती है और उसके काम के लिए शुक्रिया कहती है। दादी जानती है कि यह काम शिजुका के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि यह उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा नहीं था, लेकिन शिजुका को कोई दिक्कत नहीं। इस एपोक्लिप्स में सर्वाइव करने का बेस्ट तरीका शायद उन स्किल्स पर डिपेंड करता है जो बिजली आने से पहले यूज की जाती थी, और वह ऑनेस्टली यहाँ के लोगों से सीखने के लिए काफी एक्साइटेड है। दादी ने जो कुछ भी कहा उसका ज्यादा पार्ट शिजुका नहीं समझ पाई, लेकिन एक बात जरूर समझ गई कि चूल्हे की आग पर बने चावल का स्वाद ही अलग होता है। शिजुका फ्लेम को संभाल ही रही होती है कि अचानक एक बूढ़े आदमी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है और उस टच से उसका पूरा जिस्म एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। दादी तुरंत रिएक्ट करती हैं, उस बूढ़े आदमी को बाहर भेज देती हैं और शिजुका से माफी मांगती है। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड रहता है आजकल और उसने शिजुका को अपनी वाइफ समझ लिया था जो कुछ टाइम पहले दुनिया छोड़ चुकी है। और हाँ, अब चाहे वो थोड़ा हिलता डुलता रहता हो, लेकिन कभी यह गांव का सबसे डिपेंडेबल हंटर हुआ करता था। तभी एक आदमी अंदर आता है और दादी से पूछता है कि क्या उसके पास कोई बैंडेज या क्रीम है जो वो दे सकती है, क्योंकि उसने अपने हाथ को काफी बुरा काट लिया जब वो बाहर घास काटने वाले ब्लेड से काम कर रहा था। वो उसकी मदद करने जाती है, लेकिन शिजुका उन्हें चेतावनी देती है पट्टी को ज्यादा टाइट मत बांधना वरना उस हिस्से में जान चली जाएगी। वो कुछ जेन्युइनली हेल्पफुल टिप्स भी देती है जो ब्लीडिंग कंट्रोल करने में काम आती है और सबको लगता है कि शायद वो डॉक्टर है, लेकिन वो मुस्कुरा के कहती है मैं तो बस बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, तो थोड़ा पढ़ लिया था। लेकिन उसकी बातें इतनी यूजफुल होती हैं कि धीरे धीरे सब उससे ही मदद मांगने लगते हैं और बिना किसी ऑफिशियल टाइटल के वो गांव की डॉक्टर बन जाती है। दूसरी तरफ केंचो फील्ड्स में मदद कर रहा होता है और उससे एक गड्ढा दिखाया जाता है, वो जगह जहां गांव का सारा वेस्ट इकट्ठा होता है जो बाद में खाद बनाने के काम आता है। जापान में बारिश के चलते मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स बार बार धुल जाते हैं, इसलिए लोग खुश हैं कि उन न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने का यह एक देसी तरीका है। वो हंसते हुए कहते हैं अगर तू इस गड्ढे में डाइव करेगा तो लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। लेकिन केंचो उतना एडवेंचरस भी नहीं है कि खुद पे यह बात आजमा ले। और तभी केंचो एक लड़की को अकेले बैठे देखता है जो चुपचाप अपने कुत्ते को सहला रही होती है। वो पूछता है वो कौन है। वो आदमी बताता है वो शहर से तो बच के आ गई, लेकिन रास्ते में अपने माँ बाप को खो दिया। अब उसका कुत्ता ही उसका अकेला परिवार है और तब से उसने एक बार भी मुस्कुराया नहीं। तो केंचो डिसाइड करता है उसे हंसाना अब उसका मिशन है। वो अपने नौटंकी भरे अंदाज में पूरी कोशिश करता है, लेकिन समझता है वो अभी भी एक छोटी सी लड़की है, इसलिए उसके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखता है। वो उसके पास जाता है और पूछता है क्या तुम मुझे थोड़ा नाचते हुए देखना चाहोगी। लड़की थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, ये रैंडम आदमी अचानक उससे बात क्यों कर रहा है। केंचो मुस्कुरा के कहता है ये एक बेसिक कर्टेसी है, किसी भी लेडी को हेलो कहना, चाहे वो छोटी लड़की हो या कोई बूढ़ी आंटी। इटली में तो ये काफी कॉमन है, लेकिन लड़की को ये समझ नहीं आता। केंचो इटली का एग्जाम्पल क्यों दे रहा है जब वो खुद वहीं से है। थोड़ी देर बाद लड़की के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। मिशन कंप्लीट। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। लड़की बताती है कि उसका नाम अंजू है। तो केंचो कहता है मैं तुम्हें निकनेम के तौर पर एंजी बुलाऊंगा। अब जब दोनों दोस्त बन गए हैं तो केंचो चाहता है कि वो उसका एक फन परफॉर्मेंस देखे जिसमें वो यूडॉन का बोल अपने पिछवाड़े पर बैलेंस करके सबको एंटरटेन करके दिखाएगा। एंजी हंसती है और कहती है मैं पास, इस लेजेंडरी परफॉर्मेंस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। गांव के एक कोने में बीट्रिक्स को एक वाटर व्हील दिखाया जाता है जो पूरे गांव में बिजली पैदा करने के लिए यूज होता है। आउटपुट ज्यादा नहीं है लेकिन जरूरी चीजों के लिए काफी है। लेकिन अब रिसेंट दिनों में गांव के आसपास काफी ज़ॉम्बी, जंगली सुअर और भेड़िए देखे गए हैं, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक फेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ा जो इसी वाटर व्हील से पावर्ड। ये फेंस ज़ॉम्बी, सुअर और भेड़ियों को दूर रखने के लिए है और अगर कोई इसे छू ले तो उसे एक हल्का झटका जरूर लगेगा। यहाँ बीट्रिक्स को एक और चीज भी समझनी चाहिए। जो बॉक्स पर वो पॉइंट कर रही थी वो सेफ्टी स्विच होता है। अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी लीक हो या वोल्टेज लिमिट के बाहर चली जाए तो ये पावर काट देता है। तो वो बीट्रिक्स को वार्न करती है इसके साथ केयरफुल रहना, ये काफी डेंजरस हो सकता है। वापस टेंडो के पास लड़कियां बात कर रही होती हैं कि अब वो स्लोली गांव की लाइफ का मजा लेने लगी हैं। यहाँ काम टफ है और टाइम कंज्यूमिंग भी, लेकिन इसी वजह से वो उन लोगों के साथ कनेक्ट फील कर पा रही हैं जो ये सब रोज करते आए हैं। शाम को जब टेंडो फील्ड में काम कर रहा
होता है केंचो उससे मिलने आता है। जब टेंडो खेतों में बिजी था तब केंचो चिकन काटना सीख रहा था और उस एक्सपीरियंस का असर अब तक इतना गहरा है कि वो चिकन टेंडर्स तक नहीं खा पाता। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं और मजा ले रहे होते हैं, केंचो एक जान पहचान वाला चेहरा देखता है और हिगुराशी को आवाज देता है क्योंकि उसे उससे मिले काफी वक्त हो चुका है। लेकिन हिगुराशी उन्हें देखकर ज्यादा खुश नहीं होता और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। टेंडो उससे पहचान नहीं पाता तो केंचो बताता है वो कॉलेज में उनकी जनरल स्टडीज क्लास में था, लेकिन एक दिन अचानक वो क्लास आना बंद कर दिया। हिगुराशी यकीन नहीं कर पाता कि यह दोनों उससे यहाँ भी टकरा गए। कॉलेज में उनका बस वहाँ होना ही उसके लिए एक सजा था क्योंकि उनके पास वो चीज थी जो उसके पास कभी नहीं थी, खुशी। काफी वक्त बीत गया है उनके वो मुस्कुराते चेहरे देखे, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार सब कुछ उसके अंधेरों भरे प्लान के लिए बिल्कुल सही है। बाद में उसी रात टेंडो अपने डैड को बाहर ड्रिंक करते देखता है और पूछता है क्या वो उनके साथ बैठ सकता है क्योंकि यह उनके साथ वक्त बिताने का एक अच्छा मौका है। उसके डैड को कोई ऐतराज नहीं होता और वो टेंडो को अपने पास बैठने के लिए इनवाइट करते हैं जब दोनों मिलकर तारों को देख रहे होते हैं। थोड़ा झिझक कर टेंडो कहता है कि जब वो छोटा था तो उसने शहर की जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन अब वो सोचता है कि गांव में रहना भी बुरा नहीं है। साथ ही उसे यकीन है कि वो यहाँ के कामों में मदद करके अपना योगदान दे सकता है। असल में जो वो कहना चाहता था वो यह है कि वो गांव में अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है, लेकिन उसके डैड अभी भी इस बात से सहमत नहीं है कि टेंडो अपनी जिंदगी सिर्फ एक छोटे से गांव तक सीमित रखे। उनका मानना है एक आदमी को दुनिया में बाहर निकलकर अपने सबसे बड़े सपने का पीछा करना चाहिए और अपनी पूरी जान लगाकर उससे पूरा करना चाहिए। वैसे भी अभी के लिए यह बात जरूरी नहीं है, लेकिन वो इतना जरूर कहते हैं। टेंडो के बाल उसके लुक के साथ बिल्कुल सूट नहीं करते। दोनों इस बात पर हंस पड़ते हैं और रात भर साथ बैठकर पीते हैं क्योंकि यह वही बॉन्डिंग मोमेंट था जो टेंडो दिल से चाह रहा था। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा देर तक नहीं टिकते क्योंकि रिजेक्ट स्क्वाड आ चुकी है इस गांव की हर एक चीज को बर्बाद करने। जो कुछ भी लोगों ने मिलकर बनाया था अब वो सब ज़ॉम्बी फूड बन जाएगा और हिगुराशी के पास टेंडो के लिए एक पर्सनल बदला भी है। जब गांव वाले अपनी एक नॉर्मल शाम की पार्टी मना रहे होते हैं तभी उनमें से एक बाहर जाकर हाल चाल चेक करता है और देखता है कि तबाही तो दरवाजे पर आ खड़ी है। बेट्रिक्स, केंचो, शिजुका और टेंडो को महसूस होता है कि कुछ तो सीरियसली गलत है। वो तुरंत बाहर जाते हैं हाल चाल जानने के लिए और वहाँ एक डरावना मंजर उनका इंतजार कर रहा होता है। पूरा गांव ज़ॉम्बीज से भर चुका है। सभी शॉक में होते हैं, समझ नहीं पाते कि यह सब हुआ कैसे। लेकिन टेंडो के डैड तुरंत सिचुएशन संभालने के लिए निकल पड़ते हैं और अपनी पत्नी को ढूंढने जाते हैं। साथ ही वो टेंडो को कहते हैं अपने दोस्तों को लेकर किसी सेफ जगह पहुंच जाओ। हिगुराशी और उसका रिजेक्ट स्क्वाड बुलडोजर्स पर सवार है, ज़ॉम्बीज से पूरी तरह सुरक्षित। जब वो गांव वालों को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखकर मजाक उड़ा रहे होते हैं। शिजुका बीमार और घायल लोगों को एक घर के अंदर सुरक्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच वो ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाती है। लेकिन उन सभी लोगों ने जिनकी कभी उसने लोकल डॉक्टर बनकर मदद की थी उस वक्त उसका साथ दिया। हंटिंग स्क्वाड अपनी बंदूकें लोड करके ज़ॉम्बीज पर फायर करते हैं और कई अनडेड को धराशायी भी करते हैं। लेकिन जब ज़ॉम्बीज की संख्या ज्यादा बढ़ने लगती है तो उन्हें वापस अंदर रिट्रीट करना पड़ता है। हालांकि हिगुराशी अपने छोटे से गेम से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो कुछ बॉम्ब जैसे एक्सप्लोसिव इग्नाइट करता है और कुछ ही पलों में गांव के कई घर धुआं बन जाते हैं। शिजुका अपने आसपास हो रही तबाही को देखकर घबरा जाती है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव मिटा दिया जाएगा। कहीं और केंचो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। वो एनजी को गोद में उठाकर भागता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उनके बिल्कुल पीछे हैं। लेकिन उससे पहले कि ज़ॉम्बीज उनका काम तमाम कर दें, बेट्रिक्स हवा में कूदकर अपने वेपन से उनकी जान बचा लेती है। थोड़ी देर बाद शिजुका और टेंडो भी वहां पहुंच जाते हैं और शिजुका एक प्लान के साथ आती है। सभी गांव वालों को एक ग्रुप में संगठित करके सस्पेंशन ब्रिज तक ले जाना होगा ताकि ज़ॉम्बीज उन तक न पहुंच सकें। लेकिन गांव के आसपास लगा हुआ इलेक्ट्रिक फेंस अब भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। बेट्रिक्स सबको बताती है कि यह फेंस सिर्फ ज़ॉम्बी भालुओं और जंगली सुअरों को हल्की बिजली का झटका देने के लिए डिजाइन किया गया था, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब केंचो जाके उस फेंस को चेक करता है तो पता चलता है कि अब वो झटका सिर्फ हल्का नहीं, जानलेवा बन चुका है। किसी ने वोल्टेज का लेवल बढ़ा दिया है, मशीन के अंदर छेड़छाड़ की गई है और उसका रिजल्ट पूरे एरिया की पावर शटडाउन हो गई है। और अब यह इलेक्ट्रिक फेंस उन्हें ज़ॉम्बीज से बचा नहीं रहा बल्कि उन्हें अंदर ट्रैप कर रहा है। और इस पूरे तमाशे के पीछे जिम्मेदार है हिगुराशी और उसका रिजेक्ट स्क्वाड। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता कि यह सब उनका किया धरा है, लेकिन जब हिगुराशी खुद सामने आके इस बात की तस्दीक करता है तब भी लोग समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी अपनी एक बकेट लिस्ट है ऐसे कामों की जो वो अपने मरने से पहले करना चाहता है, और अगर वो वैसे भी मर ही रहा है तो चाहता है कि वो जिंदगी अपने तरीके से जिए और जितना हो सके लोगों को दर्द और तकलीफ दे। खास तौर पर हिगुराशी को टेंडो से सख्त नफरत है क्योंकि कॉलेज के दिनों में जब हिगुराशी का जीवन एक स्ट्रगल था तब टेंडो हर दिन मजे में जीता था। तभी से उसके दिल में जलन और गुस्सा बस गया था। इसी वजह से अब उसकी चाहत है कि टेंडो भी एक जंबी बन जाए। टेंडो इस बात को समझता है कि अपने आखिरी दिन अपने हिसाब से जीना एक तरह की आजादी होती है क्योंकि वो भी वैसे ही जी रहा है। लेकिन जिस चीज को वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है किसी और के जीवन को बर्बाद करके जीना। वो अपने गांव के लोगों को जो मुश्किल में भी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कभी भी बर्बाद नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी बात, अभी तक उसने अपने मॉम
डैड के परवरिश का एहसान भी नहीं चुकाया, इसलिए वो तय कर लेता है हिगुराशी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि हिगुराशी के पास एक बुलडोजर होता है और उसका पूरा ग्रुप ज़ॉम्बीज के बीच में फंसा होता है, इसीलिए वो लोग मजबूरन अलग अलग हो जाते हैं ताकि जितने लोग बच सकें उन्हें किसी तरह बचाकर गांव से बाहर निकाला जा सके। जैसे हिगुराशी गांव में तबाही मचाता जा रहा है, टेंडो के डैड और वो लड़कियां जो पहले बात कर रही थीं सब एक घर के अंदर बैरिकेड बना लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन लगता है कि टेंडो के डैड की बीमारी अब फाइनली उन पे भारी पड़ रही है क्योंकि वो अचानक जमीन पर गिर जाते हैं, पर फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ। इस बीच टेंडो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, ज़ॉम्बीज को एक लंबी सी स्टिक से पीटते हुए। कहीं और एंजी अपने डॉग चारो को ढूंढ रही होती है और तभी उसे चारो मिलता है, एक मुर्गे के साथ कुछ क्वेश्चनेबल हरकतें करते हुए। वो तो इतनी खुश हो जाती है जैसे उसका प्रेशियस डॉग वापस मिलना उसके लिए सब कुछ हो। लेकिन केंचो अचानक पीछे से आता है और उसका मुंह दबा देता है ताकि पास से गुजरता ज़ॉम्बी अलर्ट ना हो जाए। जब ज़ॉम्बी चला जाता है, केंचो कहता है ऐसे सिचुएशन में अकेले जाना बहुत डेंजरस होता है। एंजी बताती है कि उसे चारो को ढूंढना ही था क्योंकि अब उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और चारो ही उसकी आखिरी बची हुई फैमिली है। केंचो समझ जाता है कि एंजी किस दर्द से गुजर रही है, लेकिन वो भी जानता है कि यह जगह सेफ नहीं है, तो वो तुरंत एक लैडर ढूंढता है और सबको ऊपर रूफ पर चढ़ा देता है क्योंकि ज़ॉम्बीज वहां तक नहीं आ सकते। लेकिन बाकी ज़ॉम्बीज भले ही लैडर चढ़ना न जानते हो, रिजेक्ट स्क्वाड का यह साइको बंदा अलग ही लेवल का है। उसका पूरा सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है और वो रूफ तक आ जाता है। उसका अगली और हेट से भरा चेहरा सब कुछ कह देता है। अपोकलिप्स से पहले उसकी लाइफ मिजरेबल थी और अब वो चाहता है कि दूसरे भी वही पेन झेलें जो उसने किया, चाहे उनका उसके पास्ट से कोई लेना देना हो या नहीं। वो पूरी नफरत के साथ अपनी स्टिक उठाता है और केंचो को रूफ से धक्का देने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बिएट्रिक्स जा रही होती है वाटर व्हील रोकने के लिए ताकि इलेक्ट्रिक फेंस का पावर कट हो जाए और बाकी सब बाहर जा सके, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। जैसे ही रिजेक्ट नंबर 2 एक ट्रैक्टर लेके उसके घोड़े में फुल स्पीड से क्रैश कर देती है। अब देखा जाए तो यह मूव इनक्रेडिबली डम था क्योंकि वो एक जर्मन लड़की को चैलेंज कर रही थी जो ज़ॉम्बीज को लिटरली एक स्विंग में आधा कर देती है। लेकिन रिजेक्ट प्रिपेयर्ड थी, उसके पास था एक डेडली चेन सॉ और वो बिएट्रिक्स के लॉन्ग वेपन को आधा कर देती है। पर यह सिर्फ स्टार्टिंग थी। बिएट्रिक्स जो मिडिल स्कूल में 2 बार नेशनल फेंसिंग चैंपियन रह चुकी है, जब उसकी लाइफ पीक पर थी, अपनी रियल सोर्ड निकालती है। उसकी आंखों में सीरियसनेस क्लियरली दिखती है। ये एक लाइफ और डेथ कॉम्बैट होने वाला है। शिजुका गांव वालों को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रही है जो अपने घरों में बंद है। ज़ॉम्बीज जरूर उन दरवाजों को तोड़ देंगे, इसलिए उन्हें जल्दी मूव करना होगा। लेकिन लोग उसे कहते हैं शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। वो उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार है, पर सब बहुत बुजुर्ग हैं, आसानी से चल नहीं सकते और एक तो बिल्कुल बीमार है जिसे उठाना भी मुश्किल है। अगर सब साथ चलेंगे तो उनके लिए भारी बोझ बन जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि शिजुका सिर्फ जो फिट हैं उनके साथ भागे और उन्हें यहाँ छोड़ दे। शिजुका उनकी बात नहीं मानती, लेकिन समझती है कि अगर ऐसे ही रही तो सबकी जान खतरे में है, कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए वो ज़ॉम्बीज का ध्यान बुजुर्गों से हटाती है और वादा करती है कि जल्दी वापस आकर उन सबको सेफ बाहर निकालेगी। इसी दौरान टेंडो के डैड और जो लोग घर में बैरिकेड करके बैठे हैं उन्हें ज़ॉम्बीज को बाहर रखने में दिक्कत हो रही है। जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है और वो लोग ओवररन हो जाएंगे, तब टेंडो वहां आ जाता है उनकी जान बचाने के लिए। अभी भी उसके पास अपने मॉम डैड के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जब वो काम करता था तब ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया, इसलिए उन्हें कुछ भेज नहीं सका या उन्हें कहीं घुमाने ले जा नहीं पाया। ऊपर से हाल ये है कि लड़की से बात तक नहीं कर पाता। इसकी तरफ से ग्रैंड चिल्ड्रन की उम्मीद तो बिल्कुल बेकार है। वो नहीं चाहता कि अपने मॉम डैड की ग्रेव पर जाकर सॉरी कहे, इसलिए वो उन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता। लेकिन उसके डैड उसे अंदर खींच लेते हैं और खुद बाहर चले जाते हैं। कहते हैं अगर सच में एक बेटे की तरह अपने आप को सुधारना चाहते हो तो अपने मॉम डैड से पहले नहीं मरना चाहिए। ज़ॉम्बी झुंड का सामना करने से पहले उनकी फाइनल विश है कि टेंडो अपनी मॉम का ख्याल रखे। फिर हम रिजेक्ट की बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ वो दिन रात काम करता था, लेकिन एक दिन पता चला कि जिसको घर समझता था वो अब घर जैसा नहीं रहा। शादी के स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, खुश था, लेकिन अब मैरिज बोरिंग और लड़ाई से भरी हो गई थी। अक्सर अपनी कार में सोना ज्यादा पसंद करता था क्योंकि अपनी वाइफ से डील करना मुश्किल था, लेकिन तब भी उसकी नींद उड़ जाती थी पड़ोसियों की बातों से जो कहते थे कि कोई और उससे बेहतर है। वो सोचने लगा क्या पॉइंट है इस सब का, अपनी जान लगा दी एक ऐसी फैमिली के लिए जिसमें ना लव था ना अफेक्शन। अब बस लोगों को मरते देखना चाहता है ताकि थोड़ा बेटर महसूस कर सके। फील्ड में शिजुका घास के पीछे ज़ॉम्बीज से छुप रही होती है, लेकिन उसे कुछ और भी ज्यादा गंदा मिलता है। एक रिजेक्ट जो अपने बाबर से पुरानी दुश्मनी रखता था, वो उसके ऊपर खड़ा होता है, मुंह से लार गिरा रहा होता है और शिजुका को तो मौत से ज्यादा डर उसका चेहरा देखकर महसूस होता है। इस क्रीप का सबसे बड़ा सपना किसी लड़की के मुंह में जबरदस्ती अपनी टंग डालना। शिजुका तो ऑब्वियसली किसी क्रीप की जबरदस्ती का शिकार नहीं बनना चाहती, तो वो जितनी फास्ट भाग सकती है भागती है। ये क्रीप तो इतना चिपकू निकला कि शिजुका जितना भी तेज दौड़े वो पीछे ही पड़ा रहा। वो एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम करता था, लेकिन फ्रेंच सीखने में इतना लेजी था कि डुओलिंगो भी उसे इग्नोर कर देता। फैमिली मेंबर्स तो थे नहीं कि कोई उसे किडनैप करके जबरदस्ती सिखा दे, इसलिए उसे सिर्फ क्लीन अप ड्यूटी मिलती रही। क्या लगा था गलती से कभी फ्रेंच सीख लेगा और ट्राई करेगा? बिल्कुल नहीं। सबको दोष देता था कहकर कि सब एटीट्यूड दिखाते हैं बस इसलिए क्योंकि वो फ्रेंच रेस्टोरेंट में जापानीज नहीं बोलते। फिर एक दिन उसने सोचा कि बस अब बाहर निकलना है और बिना सोचे समझे एक सिगरेट किचन में फेंक देता है जो पूरी तरह से आग लगने वाली चीजों से भरा होता है। नतीजा तो पता ही था, सब कुछ जल गया। अब क्या लगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बिल्कुल भी नहीं। कहता है उनकी गलती थी क्योंकि किचन उस जगह था जहां वो स्मोक करता था और जब जॉब चली गई तो आज तक नाराज है कि सब लोग उस पर गुस्सा हो गए जब उसने असल में कुछ गलत नहीं किया था। क्लियर है ये एक मैन बेबी है, लेकिन डेंजरस मैन बेबी क्योंकि इसके पास गन है और अपनी पॉकेट्स में हद से ज्यादा गोलियां भरी हुई हैं। दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन जो शिजुका को अपनी वाइफ समझता है, उसे अचानक
अचानक एक सिक्स्थ सेंस फीलिंग होती है, जैसे शिजुका किसी अगली बास्टर्ड डेंजर में है तो बिना सोचे वो अपने बेड से उठ जाता है। वाटर व्हील के पास बीट्रिक्स एक फीमेल रिजेक्ट से फाइट कर रही है। बीट्रिक्स उसे कॉर्नर में रख रही है, लेकिन उसकी सोर्ड धीरे धीरे चेनसॉ की फोर्स से चिप होने लगी है। रिजेक्ट सार्कास्टिकली कहती है कि बीट्रिक्स बैड सोर्ड्समैन नहीं है, लेकिन कैटना चेनसॉ के अगेंस्ट ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करेगा। चेनसॉ बहुत लाउड है और ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए बीट्रिक्स को यह फाइट जल्दी फिनिश करनी होगी। बीट्रिक्स पूछती है, तुम इतनी इविल क्यों हो? लेकिन फीमेल रिजेक्ट को अपनी कोई गलती कभी नजर नहीं आई। वो कहती है कि वो हमेशा एक परफेक्शनिस्ट रही है, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो हमेशा छोटी छोटी बातों में ताना मारने लगती थी और सब पे अपनी चल चलाने की कोशिश करती थी। ये बात उसे कभी मंजूर नहीं थी क्योंकि वो तो हमेशा अपने आप को राइट समझती थी और चाहती थी कि सब भी उसे बिना सवाल किए वैसे ही माने। दूसरी तरफ केंचो एक रूफ के एज पर खड़ा है, बस पुश होने ही वाला है। वो रिजेक्ट की पुरानी कहानी सुन रहा है और समझ पाता है कि मैरिज संभालने में एफर्ट बिल्कुल कम था। वो आदमी न तो अपने बच्चे के जन्म पर सामने आया, न ही एक फोन किया, फिर भी अपनी वाइफ को ही गिल्टी फील कराने की कोशिश करता है कि वो अपसेट क्यों हो रही है। केंचो ने उससे सीधा बोला, तू अपनी बीवी से सिर्फ इसलिए नाराज नहीं हो सकता क्योंकि तुझे अब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, जबकि शादी के बाद सालों तक तू खुद उससे बात करने से बचता रहा था। वो बंदा सिर्फ अपनी ही बातें सुनना चाहता था, किसी भी तरह का सच या फीडबैक बर्दाश्त ही नहीं होता था उससे। इसलिए अब और हार्ड ट्राई करता है केंचो को रूफ से पुश करने के लिए ताकि उसे फैक्ट्स न सुनने पड़े। लेकिन केंचो गटर स्पॉट कर लेता है नीचे ग्राउंड पर और गेम अपने हाथ में ले लेता है। वो रिजेक्ट को अपने साथ रूफ से खींच लेता है, दोनों नीचे गिरते हैं। अब केंचो नहीं जानता ये स्मेल है या बॉडी हीट जो ज़ॉम्बीज यूज करते हैं लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन चाहे जो भी हो केंचो को अपनी मौजूदगी छुपानी पड़ेगी। इसलिए वो एक हिम्मत भरा कदम लेता है और सीधा गटर में डाइव करता है ज़ॉम्बीज की नजरों से बचने के लिए। वही रिजेक्ट उन्हीं ज़ॉम्बीज का सामना करता है जो उसने खुद छोड़े थे, पर इलेक्ट्रिक फेंस उसका रास्ता रोक लेती है और फिर वो ज़ॉम्बीज के हवाले हो जाता है। केंचो बाद में गटर से बाहर आता है पूरा शिट में लिपटा हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अब भी एक नॉर्मल इंसान है, बस गंदगी में छुपा हुआ। एनजी उसकी मदद करने के लिए ग्रेटफुल है, लेकिन तब तक दूर रहना चाहती है जब तक वो अच्छे से नहा न ले। घर में ओल्ड मैन हीको पूछता है शिजुका कहाँ गई है। बाकी बूढ़े लोग बताते हैं कि वो जानबूझकर दिक्कत क्रिएट कर रही है ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान भटके और बाकी लोग सेफ रह सकें। हीको फिर पूछता है, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो धीरे धीरे कहते हैं, हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं चलने के लिए और शायद बच ना पाए चाहे जितनी भी कोशिश करें। हीको कहता है, हाँ हम वीक हो गए हैं, लेकिन इतने सालों से सर्वाइव किया है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, टाइफून्स, अर्थक्वेक्स, तो ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स क्या चीज है। दूसरी तरफ जब शिजुका के मुंह पर गन टिकाई जा रही होती है और उसकी इज्जत खतरे में होती है, ओल्ड मैन हीको एक शॉट फायर करता है जो रिजेक्ट के हाथ से गन उड़ा देता है। गन गिरते ही बुजुर्ग लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसका हुलिया बिगाड़ देते हैं क्योंकि उसने शिजुका के अगेंस्ट जाने की हिम्मत की थी। बीएट्रिक्स की साइड पर उसे क्लियर हो जाता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ आर्ग्यू करना बेकार है जहां सिर्फ उनका ही पॉइंट राइट हो सकता है। बीएट्रिक्स ठंडे लेकिन कठिन लहजे में कहती है, राइट वे हर किसी के लिए अलग होता है, डिफरेंट लोग, डिफरेंट ओपिनियंस। फाइट कंटिन्यू करने के बजाय वो ज़ॉम्बी का एडवांटेज लेती है जो उसे चेस कर रहे होते हैं और वाटर व्हील पर चढ़ जाती है। ज़ॉम्बीज भी पीछे पीछे चढ़ते हैं और व्हील को तोड़ देते हैं। उस वुमन का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। बीएट्रिक्स ने उसे हरा दिया, मतलब वो गलत थी और ये बात उसका दिमाग बर्दाश्त नहीं करता। वो कोलैप्स हो जाती है और ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं। बीएट्रिक्स अब उस ब्रोकन व्हील पर राइड कर रही है, अनश्योर कि कैसे उसे रोके। फाइनली टेंडो के डैड ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे होते हैं टेंडो की जगह। यह देखकर समझ आता है कि टेंडो को स्ट्रेंथ कहां से मिलती है, लेकिन उनकी बॉडी अब पहले जैसी नहीं रही। इलनेस की वजह से गिर जाते हैं। लग रहा था सब कुछ यहीं फिनिश हो जाएगा, लेकिन तब हिगुराशी आ जाता है और उन्हें सेफ्टी में खींच लेता है। पर इमीडिएटली वो पलट के धमकी देता है, कहता है अगर टेंडो बाहर नहीं आया और खुद को ज़ॉम्बीज के हवाले नहीं किया तो वो उसके डैड को उनका खाना बना देगा। हिगुराशी की लाइफ का पीक टाइम था प्री स्कूल, जब वो सच में मजा करता था। लेकिन जैसे जैसे साल बीते मिडिल स्कूल में धीरे धीरे अंदर ही अंदर चुप रहने की आदत हो गई थी। 3 साल तक मिडिल स्कूल के एंड तक एक भी क्लासमेट से बात तक नहीं की। हाई स्कूल में अपने आप को बदलने की कोशिश की, नए इंटरेस्टिंग काम करके, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया। वैसा ही एम्प्टी और डायरेक्शनलेस वियर्डो बना रहा। एक दिन कॉलेज कैंपस में वॉक करते हुए टेंडो को फुल मजे में देखा और उस मोमेंट को दिल पे ले लिया। और अब वही हिगुराशी टेंडो के फादर को हॉस्टेज बनाए खड़ा है, धमकी देता हुआ कि जब तक टेंडो खुद को ज़ॉम्बीफाई करके खत्म नहीं करता तब तक उसके फादर को छोड़ने वाला नहीं। घर के अंदर टेंडो बस बैठे नहीं रह सकता जब उसके सामने उसके फादर डेंजर में है, लेकिन उसी वक्त उसके डैड चीख कर कहते हैं, हिम्मत भी मत करना दरवाजा खोलने की, उस दिन से तुम मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं रहोगे। वो कहते हैं अगर वो दरवाजा खोलकर अपनी मॉम को डेंजर में डाल देता है और अपने बेटे को खुद को मरते हुए देखने पर मजबूर करता है तो उनका कहना है फिर टेंडो उनका बेटा रह ही नहीं सकता। टेंडो अभी भी अपने डैड को मरने नहीं देना चाहता, लेकिन डैड कहते हैं कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बॉडी में बड़ी दिक्कत है और इस दुनिया के हालात में डॉक्टर ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जल्दी या देर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। टेंडो ये सब मान नहीं पाता, कहता है शायद हम लकी हो जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए या कल तक वैक्सीन बन जाए, इसलिए होप छोड़ना बेकार है। वो कहता है ऐसे तो मैं कभी तुम दोनों का शुक्रिया भी नहीं कर पाऊंगा। डैड कहते हैं कि जिंदगी को इंसानियत की मदद करते हुए जीना चाहिए, जो भी कर सके वही अपने मॉम डैड को सबसे बड़ा बदला है। चाहे वो अब न रहे, उन्हें खुशी मिलेगी ऊपर से देखकर कि उनका बेटा अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी रहा है। टेंडो फ्लैशबैक्स में चला जाता है, सब कुछ याद करता है जो यहाँ आने से पहले गुजरा था। बाहर हिगुराशी बेचैन हो रहा है, सोचता है कि अब तक दरवाजा क्यों नहीं खुला। शायद टेंडो ने अपने डैड को बचाने का इरादा छोड़ दिया क्योंकि वो तो वैसे भी मरने वाले हैं। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है जिससे ज़ॉम्बीज का ध्यान अट्रैक्ट होता है और वो सब घर के अंदर आ जाने पर मजबूर हो जाते हैं। अंदर से चीखने की आवाजें आती हैं। फिर ज़ॉम्बीफाइड टेंडो घर से बाहर निकलता है और हिगुराशी को हंसने पर मजबूर कर देता है क्योंकि उसने फाइनली वो कर दिखाया जो वो चाहता था। टेंडो
टेंडो को ज़ॉम्बी बना दिया। लेकिन अब टेंडो खुश नहीं है और ज़ॉम्बिफिकेशन की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा जो करना चाहता था। हिगुराशी यकीन दिलाता है कि वो ज़ॉम्बी के चेहरे पर हंसेगा, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि टेंडो असल में ज़ॉम्बी नहीं था। वो हिगुराशी को बुलडोजर से पकड़कर ग्राउंड पर गिरा देता है। हिगुराशी समझ नहीं पाता कि टेंडो ऐसी हालात में भी इतना शांत और होश में कैसे रह रहा है। लेकिन यह सब टेंडो के पहले से बनाए हुए प्लान का हिस्सा था। उसने पहले ही सोच लिया था कि हिगुराशी को कैसे ट्रिक करना है। उसने बाकी लोगों से मदद मांगी और मेकअप आर्टिस्ट से अपने लिए प्रॉपर इन्फेक्टेड लुक बनवाया। प्लान का नेक्स्ट पार्ट था एक्टिंग करना, जैसे टेंडो को बाइट लग चुका है, ताकि हिगुराशी उसे अंदर ज़ॉम्बीज के बीच छोड़ दे। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बीज घर के अंदर घुसते हैं, उससे पहले ही गर्ल्स चुपके ज़ॉम्बीज के पीछे से आती हैं और सीधा उनके सिर पर मार के उन्हें नॉकआउट कर देती हैं। टेंडो एक गहरी सांस लेता है। डेंजरस पार्ट खत्म हो गया था। सब कुछ सिर्फ एक्टिंग और टाइमिंग का खेल था। हिगुराशी कंफ्यूज्ड और शॉक्ड रहता है। उसका प्लान फेल हो चुका था। जब टेंडो और दूसरे लोग उसके डैड को चेक करते हैं, हिगुराशी लिटरली टूट जाता है। डिसबिलीफ में रो पड़ता है। टेंडो उसकी तरफ मुड़ता है और बिल्कुल शांत लहजे में पूछता है, तुम क्या हासिल करना चाहते थे? वो जोर से चिल्लाता है, अगर जो चाहता हूँ करना तो क्या गलत है? एक बार मस्ती करने में क्या बुरा है? लेकिन टेंडो कहता है, जब लगा गोल पूरा हो गया तब भी मजा नहीं आया था। वो फिर से चिल्लाता है, मजा आ रहा था। पर उसी मोमेंट एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। आखिरी बार जब उसने सच में मजा किया था बचपन में, उसकी वो आखिरी चीख, और फ्लैशबैक में उलझा रह जाता है। इसलिए उसे पता ही नहीं चलता कि एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ चुका है। जब तक कुछ समझ आए देर हो चुकी होती है और वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। वो गुस्से में चला जाता है, समझ जाता है कि बाइट का मतलब है सीधा मौत का फैसला, और चुपचाप आंसू बहाने लगता है। बाकी लोग निकलना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, लेकिन टेंडो रुकता है और हिगुराशी से पूछता है, तुम्हारी असली बकेट लिस्ट में क्या था? सच में क्या करना चाहते थे तुम? एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें यंगर सेल्फ पूल के पास दोस्तों के साथ मस्ती करता दिखाई देता है। तब उसे समझ आता है, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ पूल में मस्ती करना चाहता था। टेंडो कहता है, अगर यही चाहते थे तो क्यों नहीं पहले पूछा? फिर एक और फ्लैशबैक दिखाता है वो मोमेंट जब हिगुराशी टेंडो से नफरत करता था। टेंडो मजे में था और हिगुराशी पीछे से गुजरता है। तब टेंडो पूछता है कि क्या वो उसके साथ ज्वाइन करना चाहेगा, लेकिन हिगुराशी ऑफर लेने के बजाय भाग जाता है। अगर हिगुराशी ने पहले अपनी बात बता दी होती तो शायद सब दोस्त बन जाते और ये सब हो सकता था। टेंडो प्रॉमिस करता है कि अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो वापस आकर पूल में सबके साथ मजा करेगा। हिगुराशी उसके शोल्डर पर रो देता है अपनी गलती समझ के, लेकिन ज़ॉम्बिफिकेशन फास्ट हो रही होती है तो वो टेंडो को धक्का देके भाग जाता है, पूरा ज़ॉम्बी बन के अटैक करने से पहले। फिर टेंडो और बाकी लोग प्लान कैरी आउट करने के लिए वहां से निकलते हैं, विलेज से एस्केप करने और इलेक्ट्रिक फेंस रोकने के लिए, क्योंकि अभी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई आसान तरीका नहीं मिला है। केंचो और एंजी उन्हें मिलते हैं, लेकिन टेंडो केंचो को बेयरली पहचान पाता है क्योंकि वो अब वॉकिंग बायोहैजर्ड बन चुका है। शिजुका और बाकी विलेजर्स भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ हैं, ज़ॉम्बीज धीरे धीरे लोकेशन के आसपास घेरते जा रहे हैं। जल्दी ही वो चारों तरफ से सराउंड कर देंगे और अब तक कोई एस्केप का रास्ता नहीं मिला है। लकीली उन्हें बिएट्रिक्स रोलिंग करते हुए दिखाई देती है, जो अभी तक व्हील से नीचे नहीं उतर पाई है। तब उन्हें एक आइडिया आता है, सीधा फेंस को क्रैश कर देने का। टेंडो सबको सेफ्टी के लिए पीछे हटने कहता है और जैसे ही रास्ता क्लियर होता है, बिएट्रिक्स व्हील से फेंस तोड़ देती है। सब लोग फॉरेस्ट की तरफ भाग निकलते हैं। वो सस्पेंशन ब्रिज तक पहुंचते हैं, जो विलेज से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, लेकिन ब्रिज गिर चुका होता है। ऑप्शंस खत्म हो गए हैं क्योंकि यही विलेज में इकलौता बचा हुआ रास्ता था। लेकिन लकी कुमानो एरिया में कमोशन चेक करने पर पता चलता है कि गनमा ब्रिज गिर गया है, तो उन्होंने जल्दी से नया ब्रिज बना लिया बिल्कुल टाइम पर, क्योंकि ज़ॉम्बीज धीरे धीरे और करीब आ रहे थे। टेंडो और केंचो ब्रिज का एक एक एंड पकड़ के चिल्लाते हैं, जल्दी करो, सब क्रॉस कर जाओ जब तक हम इसे होल्ड कर रहे हैं। उनकी एफर्ट्स की वजह से सब लोग सेफली ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। जैसे ही सब लोग पार चले जाते हैं, टेंडो और केंचो ब्रिज के दोनों एंड्स पकड़ के एक साथ जंप मार देते हैं। सब कुछ एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो बिएट्रिक्स और शिजुका जाती हैं देखने कि टेंडो और केंचो जिंदा बचे या नहीं। जिंदा तो डेफिनेटली हैं, लेकिन चेहरे वो कहानी अलग ही सुना रहे हैं। केंचो और टेंडो लैडर चढ़ते हैं। चढ़ते हुए केंचो बात करता है हिगुराशी के स्टूपिड एक्शंस के बारे में। अगर गोल फ्रेंड्स बनाना था तो इतना सब क्यों किया उसने एंड में? टेंडो कहता है वो नहीं मानता कि सब कुछ इतना सिंपल है। जब वो कंपनी स्लेव था तब उसने अपना असली सेल्फ खो दिया था। कौन है, क्या चाहता है, सब कुछ। तो वो आसानी से उसी डिस्पेयर में गिर सकता था जिसमें हिगुराशी गिरा। इसी रीजन से सब कुछ होने के बाद भी वो हिगुराशी से नफरत नहीं कर सकता। टेंडो फाइनली लैडर के टॉप पर पहुंचता है और उसके डैड वहां खड़े होते हैं, हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं सब कुछ टेंडो की वजह से हुआ, और वो उस पर गर्व महसूस करते हैं। अगले दिन विलेजर्स मिलकर सब ज़ॉम्बीज को विलेज से दूर तक खींच ले जाते हैं और टनल को पूरी तरह सील कर देते हैं ताकि दोबारा कोई भी अंदर ना घुस सके। अब प्लान है अपने गांव को दोबारा जिंदा करने का, क्योंकि यही तो उनका असली घर है। कुमानो भी आ चुका है रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स लीड करने, तो सब कुछ फिर से वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। आंटी स्पेशली शिजुका का शुक्रिया अदा करती हैं, क्योंकि उसके बिना सब लोग गिव अप कर देते और ज़ॉम्बीज उन्हें खा जाते। चाहे वो एक्चुअल डॉक्टर ना हो, लेकिन उसने उनकी जान बचाई। वही चीज केंचो के साथ भी होती है। एंजी की आंखों में फिर से चमक आ जाती है और जीने की इच्छा लौट आती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि केंचो ने उसके साथ बात की और उसका हौसला बढ़ाया। उस रात टेंडो अपने डैड को देखता है जब वो सो रहे होते हैं। उसकी मॉम आती है और कहती है कि ओल्ड मैन कभी एडमिट नहीं करेगा, लेकिन वो टेंडो के बारे में वरीड था और पूछ रहा था कि उसे कोई खबर मिली है या नहीं। टेंडो हंसी में कहता है कोई भी टेंशन में होता जब दुनिया ऐसे हालात से गुजर रही हो, राइट? लेकिन वो ज़ॉम्बी आउटब्रेक की वजह से नहीं, बल्कि वो 3 साल से वरीड थे जब से तुमने ये विलेज छोड़ा था। टेंडो रियलाइज करता है कि डैड को कैसा फील हुआ होगा जब उसने कभी विजिट नहीं की या पोस्ट कार्ड्स भी नहीं भेजे। आंसुओं के साथ वो अपने सोते हुए डैड से प्रॉमिस करता है कि अगर कुछ हो गया तो वो मॉम और विलेज का ख्याल रखेगा। फिर टेंडो अपनी मॉम से पूछता है कि डैड को क्या बीमारी है, तो पता चलता है कि बवासीर है। उसने सोचा था
कुछ सीरियस होगा जैसे कैंसर या कुछ, लेकिन नहीं, बवासीर है। बवासीर को लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर बार जब मॉम डैड को सर्जरी के लिए मानने की कोशिश करती थी वो जिद्दी हो जाते थे और डॉक्टर के पास जाने से मना कर देते थे। अगर ये केस है तो डैड इतनी जल्दी नहीं मरने वाले जितना सोचा गया था। तो टेंडो डिसाइड करता है कि विलेज छोड़ के निकलने का टाइम आ गया है। ओल्ड मैन के वर्ड्स को दिल में रखते हुए वो अपना बिगेस्ट ड्रीम अचीव करना चाहता है, ज़ॉम्बी वायरस का क्यूर ढूंढना और दुनिया को बचाना। फिर डैड को जोर दे के बवासीर की सर्जरी करवानी। टेंडो के डैड उठकर सुनते हैं कि टेंडो दुनिया बचाने का प्लान बना रहा है और वो इस प्लान के लिए पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। टेंडो ऑफिशियली अपनी लिस्ट में सबको ऐड करता है और बाकी लोगों से पूछता है कि क्या वो कुछ और ऐड करना चाहते हैं। तो सब रात भर बैठ के अपने ड्रीम्स और प्लान्स के बारे में बात करते हैं। अगले सुबह सब निकलने की तैयारी में होते हैं और गांव वालों को गुड बाय कह रहे होते हैं। लेकिन अपोकलिप्स के बावजूद मॉम इंश्योर करती है कि उसके बेटे के पास खाने के लिए काफी फूड हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो टेंडो को टन ऑफ फूड मिलता है एक पार्टिंग गिफ्ट के रूप में। विलेजर्स उन्हें अच्छे से विदाई देते हैं क्योंकि वो वाकई में ज़ॉम्बी वायरस का इलाज ढूंढने निकल रहे हैं। ग्रुप निकल पड़ता है एग्जैक्टली वही करने जो टेंडो ने सोचा था, रास्ते में थोड़ा मजा करते हुए। तो दोस्तों यही था आज का एपिसोड और साथ ही इस धमाकेदार एनिमे का फाइनल एपिसोड। मतलब पूरा सीजन अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अगर तुम भी एक्साइटेड हो सीजन 2 के लिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि जैसे ही सीजन 2 ड्रॉप होगा उस पर सबसे पहले वीडियो मिले तुम्हें डायरेक्ट यहाँ। और हाँ, जाते जाते कमेंट में ये जरूर बताना अगला एनिमे कौन सा देखना चाहोगे। क्या पता तुम्हारी पसंद पर ही बन जाए अगला वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट लेवल एनिमे एडवेंचर के साथ अगले वीडियो में।